शिफाली उसे बच्चे की तरह समझा रही थी, जिस बात से राजू को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। शिफाली वैसे भी उम्र में काफी बड़ी थी, इसीलिए उसे शायद जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा हो और उसे रिश्ते नाते अच्छे से निभाना आता हो। लेकिन राजू ने अपने मन में ही सोचा कि अगर रिश्ते नाते इतने अच्छे से ही निभाना आते हैं तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि इसने अपने फियांसे को जहर देकर मारने की कोशिश की। अगर ये कातिल नहीं हुई तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। फिर राजू ने अगले ही पल सोचा कि वो बेफजूल की बातें सोच रहा था। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में इतना ज्यादा डीप जाकर नहीं सोचना चाहिए, या फिर जजमेंट पास भी नहीं करनी चाहिए। राजू और शिफाली के घर पहुंचे। राजू और शिफाली दोनों ही साथ में थे, लेकिन शिफाली के पैर में पहले से ही ऐसी चोट लगी थी जिससे वो ठीक से चल नहीं सकती थी। इसीलिए राजू ने उतरकर फौरन शिफाली की मदद की और उसे खुद पकड़कर सीढ़ियां चढ़ाई। शिफाली का घर बहुत आलीशान था। राजू को पहले से भी पता था कि शिफाली किसी बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखती होगी, लेकिन आज उसने देख भी लिया कि शिफाली का बंगला कितना आलीशान था। राजू दिल में यही सोच रहा था कि आखिर शिफाली ने राजू में ऐसा क्या देखा जो वो राजू को इतना ज्यादा करीब रखना चाहती थी। यहाँ तक कि राजू को नर्स की ड्यूटी पर रखने के लिए उसने सुष्मिता से बहस भी कर ली थी। वो बात और है कि सुष्मिता ने अपनी ही चलाई, हालांकि इस वजह से राजू का दोबारा से प्रमोशन हो गया और इसका एक फायदा राजू को जरूर हुआ था। शिफाली ने नोटिस किया कि राजू कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो? राजू ने झट से अपने सारे ख्यालात को अपने दिमाग से हटाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, बस। वो दोनों मेन गेट के पास पहुंचे। राजू ने बेल बजाई। उस बड़े से दरवाजे को एक मेड ने खोला जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला बहुत ही अच्छी नेचर की इंसान थी, गोल मटोल सा चेहरा और उस चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहा करती थी। शिफाली को राजू के साथ देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हुई। शिफाली ने शकुंतला से कहा, अंदर आने का कौन कहेगा, हम यहीं खड़े रहे क्या? शकुंतला एकदम से नर्वस होकर बोली, नहीं नहीं आइए मैडम, हम बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि आप तो हॉस्पिटल में थी ना, और आप लोगों को क्या हुआ है? शकुंतला ने शिफाली के चेहरे पर थोड़ी बहुत खरोच नोटिस की और राजू के चेहरे पर तो इतनी ज्यादा मार पड़ी थी कि उसकी आंखें काली पड़ गई थी। शिफाली ने कहा, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था हमारा, ये मेरा दोस्त है इसीलिए यहाँ पर ले आई। राजू शिफाली को चलने में हेल्प कर रहा था। ये देखकर शकुंतला थोड़ी सी घबरा गई। मैडम आप ठीक तो है ना, आप तो चल भी नहीं पा रही हैं। शिफाली ने कहा, अरे मैं ठीक हूँ, तुम जाकर कुछ खाने को लगा दो। राजू ने झट से कहा, नहीं नहीं, पहले आपके घाव को ड्रेसिंग की जरूरत है। जैसे ही राजू ने ये बात कही, शिफाली ने राजू की तरफ बड़ी ही शैतानी मुस्कान के साथ देखा। राजू समझ गया कि शिफाली के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन फिर राजू ने शिफाली की स्माइल को इग्नोर करते हुए कहा, अगर अभी ड्रेसिंग नहीं की तो जख्म और भी ज्यादा फैल सकता है। शिफाली ने राजू को छेड़ते हुए कहा, जख्म तो कब का गहरा हो चुका है, अब नहीं भरेगा डॉक्टर साहब। शकुंतला वहां से राजू के लिए खाने के लिए कुछ लाने चली गई। राजू ने आराम से शिफाली को सोफे पर बिठाया और फिर उसने फर्स्ट एड किट के बारे में पूछा। वो शकुंतला ही बताएगी, शिफाली ने कहा। शकुंतला जल्दी से किचन से वापस आई और उसने राजू को एक फर्स्ट एड किट दी। राजू ने वो किट लेकर शिफाली की ड्रेसिंग करनी चाहिए, लेकिन शिफाली ने फौरन हाथ दिखाते हुए राजू को रुकने का इशारा किया और कहा, यहाँ नहीं, आराम से मेरे रूम में। राजू अंदर ही अंदर बड़ा टेंशन में आ गया कि शिफाली फिर से उसके साथ मस्करी करने की कोशिश करेगी। ऊपर से ये तो उसका घर ही था। राजू अभी इन सब चीजों के मूड में नहीं था क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ तनाव चल रहा था। थोड़ी देर में शकुंतला राजू के लिए कोल्ड ड्रिंक और कुछ बिस्किट लेकर आई। शकुंतला के चेहरे से ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ कहने में हिचकिचा रही थी। शिफाली शकुंतला के चेहरे को देखते ही समझ गई कि उसके मन में कुछ चल रहा है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? शकुंतला ने कहा, मैडम मेरे बेटे जुगनू को बुखार आ गया है, घर से फोन आया था, मैं थोड़ी देर में निकलने वाली थी, हमें पता नहीं था कि आप आने वाली हैं। शिफाली के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया और उसने कहा, अरे तो तू अभी तक गई क्यों नहीं, जा। लेकिन मैडम आपको तो बहुत ज्यादा चोट आई है, मुझे यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। शिफाली ने कहा, मेरी फिक्र मत कर, तू घर जा, अपने बच्चे का ख्याल रख, खुद को मैं संभाल लूंगी। ऊपर से ये डॉक्टर साहब है ना, ये मेरा ख्याल रखेंगे, क्यों डॉक्टर साहब? ये कहकर शिफाली ने राजू की तरफ देखा। राजू थोड़ा नर्वस हो गया। राजू अब ये सोचने लगा कि क्या उसे अब रात भर शिफाली के घर में रुकना पड़ेगा। राजू चुप रहा और उसने शिफाली को कोई जवाब नहीं दिया। वो शकुंतला से भी रुकने को कैसे कहता।
उस बेचारी की भी मजबूरी थी, उसे जाना था। अब किसी का बच्चा बीमार हो तो कोई कैसे उससे कहे कि उसे रुक कर अपने मालिक का ख्याल रखना ही पड़ेगा। हालांकि राजू देख सकता था कि शिफाली को उस वक्त किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो रात भर उसके साथ रुके और उसका ख्याल रखे, लेकिन शकुंतला ने शिफाली का शुक्रिया अदा किया और वहां से जाने लगी। शिफाली ने पीछे से शकुंतला को आवाज लगाई, अरे रुक जा। शकुंतला वापस आई और फिर शिफाली राजू का सहारा लेकर दोबारा से खड़ी हुई और शकुंतला के पास गई। शिफाली ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर शकुंतला के हाथ में रखे। शकुंतला लेने से मना कर रही थी, लेकिन शिफाली ने कहा, जाओ ख्याल रखो अपना और अपने बच्चे का। शकुंतला ने उसके बाद ज्यादा जिद नहीं की। उसने शिफाली के हाथ से पैसा लिया और वहां से चुपचाप मुस्कुराकर चली गई। एक पल के लिए राजू के दिमाग में ये ख्याल भी आया कि कहीं शिफाली जानबूझकर तो शकुंतला को कहीं नहीं भेज रही, लेकिन फिर अगले ही पल राजू ने कहा कि नहीं, सच में शकुंतला को वहां से जाने की जरूरत थी। लेकिन अब क्या राजू को वहां रुकना पड़ेगा? राजू के मन में फिर से यही सवाल चलने लगा। शिफाली ने पलटकर राजू की तरफ देखा। राजू के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। शिफाली ने हंसते हुए कहा, अरे मत घबराओ, तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए नहीं बोलूंगी, तुम अपने घर आराम से जा सकते हो। शिफाली चलकर राजू की तरफ आने लगी और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। राजू ने जल्दी से आगे बढ़कर शिफाली को सहारा दिया और उसे दोबारा सोफे पर बिठाया और फिर राजू ने जैसी फर्स्ट एड किट उठाना चाही, शिफाली ने कहा, मैंने कहा ना, मेरे रूम में चलकर आराम से मेरा इलाज करो। यह कहकर शिफाली राजू का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगी और अब राजू के दिलो दिमाग में हलचल मचने लगी। आखिर कोई इंसान कितना ही अवॉइड करेगा जब लड़की उसके साथ इतना ज्यादा इंटीमेट होने की कोशिश करने लगे तो दो पल के लिए किसी का भी मन फिसल सकता है। राजू शिफाली के साथ उसके कमरे में गया। शिफाली ने अपना जैकेट उतारा और बेड पर लेटकर बड़े मजे से अपनी ड्रेसिंग करवाने के लिए तैयार हो गई। राजू के लिए ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन राजू ने शिफाली के घाव को साफ करना शुरू किया। जहां जहां खरोच आई थी वहां पर उसने मरहम लगा दिया। कई जगह पर कट भी लगे थे, उसने पट्टी भी लगा दी और फिर राजू ने खुद के भी घाव की ड्रेसिंग करी। फिर उसके बाद शिफाली ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। यह सुनकर राजू एकदम से सरप्राइज हो गया। उसे लगा उसके कान बज रहे थे। क्या सचमुच शिफाली उसको वहां से जाने के लिए कह रही थी? राजू के चेहरे पर हैरानी देखकर शिफाली ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? तुम्हारी माँ घर में अकेली रहती है ना? लेकिन राजू ने कहा, अरे आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले कैसे रहेंगे? शिफाली ने कहा, हाँ वैसे यहाँ पर तो मेरे कई सारे स्टाफ काम करते हैं, लेकिन सबको लगता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, इसीलिए कोई यहाँ पर नहीं है और मेरे एक फोन करने पर सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, लेकिन मैं किसी को बुलाना नहीं चाहती। मुझे आज थोड़ा अकेले में रहना है, मुझे शांति चाहिए। राजू ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो शिफाली के चेहरे पर कुछ असमंजस देख सकता था। राजू सोच रहा था कि आखिर किसी चीज से शिफाली जूझ रही होगी। शिफाली के चेहरे पर जितनी शैतानी थी, मुस्कुराहट थी, उतनी ही ज्यादा कोई गहरा दुख दर्द भी छुपा हुआ दिखाई देता था राजू को। लेकिन इसका राज क्या था, राजू समझ नहीं पाता था। लेकिन शिफाली की अच्छाई राजू को साफ साफ दिखाई देती थी कि कैसे उसने अपनी मेड को फौरन पैसे देकर उसे वापस भेज दिया, क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत खराब थी और उसने राजू को भी वहां से जाने के लिए कह दिया क्योंकि उसकी माँ घर पर अकेली थी। शिफाली दूसरों के बारे में भी इतना कुछ सोचती थी, फिर वो इतनी अकेली कैसे है? राजू यही सब सोच रहा था। शिफाली ने जब राजू को इतने गौर से उसकी तरफ देखते हुए नोटिस किया तो कहा, अब देखो, ऐसे रुकोगे तो फिर जाने नहीं दूंगी, फिर बाद में मत कहना कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया या मैंने कुछ कर दिया। ये कहते हुए शिफाली बड़ी मस्ती के मूड में लग रही थी। लेकिन इस बार राजू भी मुस्कुराया और उसने कहा, ठीक है, तब तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा। शिफाली ने हंसकर कहा, अरे मैंने कहा ना, मेरे एक कॉल करने पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, बस मैं शांति चाहती हूँ, इसीलिए अकेले रुक रही हूँ। अगर तुम्हें सचमुच मेरे साथ रुकना है तो बताओ, फिर थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा मेरा। राजू ने मुस्कुरा कर कहा, घर पर माँ अकेली है, जाना होगा। ये सुनकर शिफाली हंसने लगी। शिफाली ने राजू को बाहर तक आकर उसे छोड़ा। शिफाली राजू को अपनी गाड़ी की चाबी दे रही थी, लेकिन राजू ने शिफाली को मना करते हुए कहा, नहीं मैडम, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। शिफाली ने कहा, खुददार इंसान हो, तुम्हें खुद की गाड़ी खुद खरीदनी है ना? राजू ने कहा, जी हाँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घर जा सकता हूँ फिलहाल के लिए, और आपका शुक्रिया।
ये कहकर राजू वहां से चला गया। शेफाली उसको बड़े प्यार से जाते हुए देख रही थी। राजू ने कोई ऑटो रिक्शा नहीं लिया क्योंकि वो शेफाली के घर से जैसे ही निकला था, थोड़ी दूर पर जाकर उसे अपनी माँ के बारे में ख्याल आने लगा। उस बक्से के बारे में वो सोचने लगा जो उसकी माँ उससे छुपा रही थी। उस वक्त अंगूठी की वो भविष्यवाणी और बहुत सारी बातें राजू के दिमाग में चलने लगी और फिर राजू के पैर भी यूं ही चलने लगे। अपने घर की तरफ राजू चलता चला जा रहा था और रास्ता कैसे गुजर गया राजू को भी पता ही नहीं चला। लेकिन पहुंचते पहुंचते राजू को रात के 12:30 बज चुके थे। बीच में जानकी ने भी राजू को कई बार कॉल कर दिया था, लेकिन राजू ने फोन उठाया ही नहीं क्योंकि अपना फोन उसने साइलेंट पे लगा दिया था। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा खफा था। वो उससे बात नहीं करना चाहता था क्योंकि जब तक वो उसे उस बक्से के बारे में नहीं बताएगी, राजू डिसाइड कर चुका था कि वो जानकी से बात ही नहीं करेगा। अगर जानकी जिद्दी है तो फिर राजू भी उसी का बेटा है। लेकिन फिर राजू को ख्याल आया कि उसे कम से कम फोन करके जानकी को बता देना चाहिए कि वो टाइम पर घर क्यों नहीं पहुंच सका, उसे क्यों देर हो गई। राजू को इतना करना जरूरी था क्योंकि एक माँ होने के नाते हो सकता है जानकी बहुत ज्यादा घबरा रही हो कि राजू ठीक है या नहीं। इस बात को सोचते हुए राजू ने जैसे ही फोन निकाला तो उसने देखा कि शिवा की भी बहुत सारी मिस्ड कॉल थी, यानी चौधरी साहब भी शायद जानना चाहते थे कि राजू कहाँ है। राजू ये सोचकर कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर चौधरी साहब उस रॉयल पैलेस से अचानक से कैसे चले गए। बाकी सारे लोग वहां से चले गए, इसका मतलब तो समझ में आता है कि कोई भी नरेश सिंह के साथ दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता था या कोई भी उस हंगामे में वहां पर खड़ा रहकर उसका भागीदार नहीं बनना चाहता था। लेकिन चौधरी साहब तो राजू के लिए इतना कुछ सोचते थे, फिर वो क्यों चले गए। लेकिन फिर भी राजू ने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया और बताया कि वो थोड़ी ही देर में पहुंच रहा है। फिर उसने शिवा को फोन लगाया। शिवा ने फोन उठाया और शिवा ने फोन उठाते ही कहा, चौधरी साहब तुमसे बात करेंगे, ये लो। अगली आवाज चौधरी साहब की थी। चौधरी साहब ने कहा, माफ करना राजू, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकता इस वक्त, लेकिन बस इतना याद रखना जब भी तुम्हें टाइम मिले एक बार मुझसे आकर मिलो, तुम्हें कुछ बात समझाना है। आज तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं फोन पर बहुत ज्यादा नहीं बता सकता। राजू एकदम से कंफ्यूज हो गया कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई है। राजू ने चौधरी साहब से पूछा, मैं आपके पास कब मिलने के लिए आ सकता हूँ। चौधरी साहब ने कहा, जब चाहे आ सकते हो, जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम आ जाओ। ये कहकर चौधरी साहब ने फोन काट दिया। जिस तरह से चौधरी साहब बात कर रहे थे, उनकी बात करने के लहजे से राजू को ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज्यादा गंभीर थे। कुछ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसमें राजू शायद पढ़ने वाला था और चौधरी साहब शायद इसी प्रॉब्लम को बताने के लिए राजू से बात कर रहे थे। लेकिन राजू को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जिस वजह से चौधरी साहब अचानक से रॉयल पैलेस से भी चले गए और फिर इस तरह से गंभीर आवाज में पता नहीं क्यों बात कर रहे थे। राजू को लग रहा था कि कहीं सचमुच नरेश सिंह इतना बड़ा आदमी तो नहीं जिससे चौधरी साहब भी घबराते हों। आखिर कितनी पावर होगी उस इंसान की जो चौधरी साहब जैसा इंसान इतना सोच समझ कर बात कर रहा था। ये सब सोचता हुआ राजू अपने घर पहुंचा। रात के 12:30 बज चुके थे और जैसे ही राजू ने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, उसकी माँ ने दरवाजा खोला। राजू की माँ ने जैसे ही राजू के चेहरे पर चोट के निशान देखे, वो देखते ही घबरा गई। अरे राजू, तुझे ये क्या हो गया? इससे पहले कि राजू की माँ उसके चेहरे पर हाथ लगा पाती, राजू ने अपनी माँ के हाथ को सामने से हटाया और सीधा घर के अंदर दाखिल हो गया। राजू की माँ उसके पीछे पीछे पूछते हुए जाने लगी, देखा, कुछ तो बताओ, बात क्या हुई है? किससे मारपीट की है तूने? ऐसे कोई करता है क्या राजू? ये बहुत गैर जिम्मेदार की तरह हरकतें कर रहे हो। राजू अपनी माँ की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो जानकी से बात ही नहीं करना चाहता था। राजू सीधा अपने कमरे में गया। जानकी उसके पीछे पीछे उसके कमरे के अंदर जाने लगी, लेकिन राजू ने पलटकर सीधा जानकी के चेहरे के सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। जानकी को बड़ा अजीब सा लगा। राजू गुस्से में अपने बेड के पास आया, लेकिन अचानक से उसे एहसास हुआ कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर जानकी उसकी माँ है। भले ही राजू उससे कितना ही खफा हो, लेकिन उसके चेहरे पर इस तरह दरवाजा बंद कर देना राजू को खटक रहा था। राजू दोबारा उठकर दरवाजे के पास आया और उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया। जानकी बाहर खड़ी राजू को देख रही थी। राजू दोबारा अपने बेड के पास आया और अपने जूते उतार कर सोने लगा। तभी, ये सब क्या है राजू? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, मुझे सोने दे माँ, परेशान मत कर।
यह कहकर राजू चादर खींचने लगा। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। जानकी ने कहा, सच सच बता राजू, आखिर क्या करके आया तू? राजू कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। जानकी वहीं खड़ी खड़ी इंतजार कर रही थी कि राजू कुछ बोलेगा। जानकी ने थोड़ा सीरियस होकर बोला, आखिर क्या चाहता है तू राजू? मैं तेरी माँ हूं ना। जैसे ही ये बात जानकी ने कही, राजू ने गुस्से से अपनी चादर फेंकी और उठकर बैठ गया और जानकी की आंखों में आंखें डालकर उसने चिल्लाते हुए कहा, माँ हो तो आज तक मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? मैंने आज तक बाबा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा क्योंकि तुम बार बार इमोशनल हो जाती थी, लेकिन उस बक्से के अंदर क्या है? आखिर क्यों मुझसे ये बात छुपा रही हो? जानकी की आंखों से आंसू आने लगे और जानकी ने कहा, जाने दे बेटा, क्यों जिद कर रहा है? तुझे नहीं पता कि वो कितनी मनहूस चीज है। राजू अपने पैर पर खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे वो मनहूस चीज देखनी है, मुझे जानना है उस बक्से के अंदर क्या है। अब जानकी ने भी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, क्यों जानना है तुझे? बता, क्या करेगा जानकर? अगर नहीं बताऊंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? राजू झुंझलाकर ये बात बोलने ही वाला था कि अंगूठी ने जानकी के बारे में क्या भविष्यवाणी की है, लेकिन उसी पल अचानक से राजू के मन में उस अंगूठी की आवाज आई, राजू अपनी माँ को कुछ मत बताना, ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अंगूठी की बात सुनते ही राजू के मुंह पर जैसे ताला लग गया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सका। बड़ी मुश्किल से अपनी बात को अपने दिल में ही दबाकर उसने रख लिया। जानकी ने फिर से एक बार पूछा, बता ना, ऐसी कौन सी चीज है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? अगर तू नहीं जानेगा कि उस बक्से में क्या है तो आखिर हो क्या जाएगा? क्या उसके लिए तू अपनी माँ से इस तरह जिंदगी भर बात नहीं करेगा? राजू ने अब अपना आपा खो दिया। उसने जानकी से तो कोई बात नहीं की, लेकिन वो गुस्से से अपने कमरे से बाहर जाने लगा। जानकी सोचने लगी कि आखिर राजू क्या करने वाला है। ये सोचकर जानकी भी राजू के पीछे पीछे जाने लगी। राजू, तू कहाँ जा रहा है? मुझसे बात कर। लेकिन राजू चुपचाप सीढ़ियों से उतरा और सीधा अपने घर से बाहर चला गया। जानकी समझ गई कि राजू के दिमाग में क्या चल रहा है। जानकी ने पीछे से आवाज लगाई, खबरदार जो ऐसा किया ब्रिजेश लाल के यहाँ मत जाना। लेकिन राजू सीधा ब्रिजेश लाल के घर के पास गया और जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगा। अंकल, दरवाजा खोलो। रात के अब 1 बज चुके थे। आसपास के लोगों के घरों की लाइट जलने लगी। आस पड़ोस के लोग अपनी अपनी खिड़कियों से झांकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे राजू इतनी रात को कोई तमाशा खड़ा कर रहा था। ब्रजेश लाल के घर में भी लाइट जलनी शुरू हो गई। ब्रजेश लाल का छोटा बेटा जो तकरीबन 11 साल का था, उसने दरवाजा खोला। राजू उस बच्चे को हटाकर अंदर घुसने ही वाला था कि अचानक से ब्रजेश लाल वहां पर आ गया। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहा है? राजू ने ब्रजेश लाल से कहा, मुझे वो बक्सा चाहिए जो मेरी माँ ने तुझे दिया है, मैं उसको वापस ले जा रहा हूँ। ये कहकर राजू ब्रजेश लाल के घर में घुसने लगा, लेकिन अचानक से उसके सीने पर किसी ने हाथ रखा। ये ब्रजेश लाल का बड़ा बेटा था जो तकरीबन 18 साल का था और कद काठी में राजू से कहीं ज्यादा लंबा चौड़ा और ताकतवर था। राजू ने अपने सीने पर उस लड़के का हाथ देखा और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर राजू ने चेतावनी देते हुए कहा, सामने से हट जाओ, मुझे मेरी माँ का सामान चाहिए। राजू की माँ दौड़ते हुए वहां पर आई। ब्रजेश लाल ने जानकी से कहा, देख रही है अपने बेटे को क्या कर रहा है? तभी राजू ने दोबारा से ब्रजेश लाल के बड़े बेटे को कहा, मैंने कहा ना मेरे सामने से हट जाओ, मुझे मेरी माँ का सामान चाहिए। ब्रजेश लाल के बड़े बेटे ने कहा, देख राजू, सबसे पहले घर से बाहर निकल और मेरे पापा को सॉरी बोल, क्योंकि तूने बहुत ही बदतमीजी की है। इस वक्त घर के अंदर घुसकर इतनी रात गए किसी के घर में नहीं घुसते हैं। जानकी ने भी राजू से बड़ी विनती करते हुए कहा, बेटा वापस घर चल, मेरी बात मान, हम अच्छे से बैठकर बातें करते हैं। राजू अपने मन ही मन में अब ये तय करने लगा था कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके घर में घुसकर वो बक्सा निकाल लेगा। राजू ने कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे वो बक्सा दे दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ब्रजेश लाल का बेटा राजू की धमकी सुनकर हंसने लगा, क्योंकि राजू उसके सामने बहुत ही दुबला पतला और छोटी कद काठी का था। ब्रजेश लाल के बेटे ने कहा, राजू क्यों मार खाना चाहता है? मेरी बात मान, बाहर निकल और पापा को सॉरी बोल दे, बात खत्म हो जाएगी। इससे पहले कि राजू ब्रजेश लाल के बेटे पर हाथ उठाता, जानकी ने कहा, अच्छा राजू चल, तुझे जानना है ना उस बक्से में क्या? ठीक है, तो फिर जान ले। फिर जानकी ने ब्रजेश लाल की तरफ देखा और कहा, आप मुझे वो बक्सा लाकर दे दीजिए भाई साहब। ये सुनते ही राजू एकदम से शांत हो गया और उसने अपनी माँ की तरफ देखा, इस हैरानी में कि क्या सच में उसकी माँ उसे उस बक्से के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई थी। राजू वहीं पर खड़ा था। ब्रजेश लाल अंदर गए और उसकी माँ का वो बक्सा लाकर वापस कर दिया। जानकी के हाथ में वो बक्सा था। राजू उस बक्से को देख रहा था।
जानकी ने राजू से कहा, अब घर चल कर बताती हूँ। ये कहकर जानकी मुड़ी और वहां से निकल गई। राजू भी जानकी के पीछे जाने लगा, लेकिन अचानक से राजू का हाथ किसी ने पकड़ लिया। राजू ने पलट कर देखा, ये ब्रजेश लाल का बड़ा बेटा था। पापा से सॉरी कौन बोलेगा, उस लड़के ने कहा। राजू तो सिर्फ अपने बक्से की वजह से इतना ज्यादा आगे आ गया था, क्योंकि राजू किसी से उलझना नहीं चाहता था, और इस बात को भी राजू अच्छी तरह समझता था कि जिस तरह से उसने आधी रात को किसी के घर में घुसने की कोशिश की थी, वो एक अच्छी बात नहीं थी। इतना कुछ करने के लिए एक सॉरी तो बनता है। राजू ने हाथ जोड़कर ब्रजेश लाल से कहा, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। राजू का इतना कहना ही था कि ब्रजेश लाल का बड़ा बेटा फौरन रिलैक्स हो गया। फिर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, राजू ने भी कुछ नहीं कहा। राजू मुड़कर सीधा अपने घर में आ गया। अपने घर में वापस आने के बाद जानकी ने उस बक्से को एक टेबल पर रखा। राजू भी वहां पर खड़ा हुआ था। जानकी ने गहरी सांस ली और फिर बड़ी उदास मन से उस बक्से को दोबारा से खोला। एक बार फिर से जानकी ने उस बक्से के अंदर से वो कुर्ता निकाला जिसके ऊपर खून का लाल धब्बा लगा हुआ था। खून का लाल धब्बा देखते ही जानकी की आंखों में आंसू आ गए। सबसे पहले तो जानकी उस कुर्ते को पकड़कर काफी देर तक फूट फूट कर रोती रही, लेकिन राजू समझ रहा था कि इसके पीछे जरूर कोई वजह हो। राजू ये सोच रहा था कि कहीं कुर्ता उसके पिता का तो नहीं है। लेकिन फिर जानकी ने राजू से कहा, ये कुर्ता तेरे दादाजी का है राजू। वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे जब मैं शादी करके आई थी। उन्होंने कभी भी मेरे अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन मुझे नहीं पता किस्मत का कौन सा खेल है कि मैंने अपने ही हाथों से तेरे दादाजी का खून कर दिया। ये उन्हीं के खून का निशान है। जैसे ही राजू ने ये सुना, उसे एक बड़ा झटका लगा। राजू को ऐसा लगा जैसे उसे चक्कर आ रहा था। राजू बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी माँ ये सब क्या कह रही है। क्यों मारा? राजू ने हैरान होकर पूछा। ऐसा क्यों किया तूने? जानकी रो रही थी। जानकी ने अपने आंसू पर काबू करते हुए कहा, मैं सब बताती हूँ राजू, पहले इस बक्से में क्या है वो तो देख ले। फिर उसके बाद जानकी ने उस बक्से के अंदर से कुछ चीजें निकाली जो ज्यादा कुछ खास नहीं थी। एक घड़ी थी, एक चश्मा था, एक जूता था। जानकी ने कहा, ये सब तेरे पापा का है। पापा कहते ही फिर जानकी ने एक खत निकाला और राजू को दिखाते हुए कहा, यह वो खत है जो तेरे पापा मेरे लिए छोड़ गए थे। इस खत को पढ़कर मैंने ये सारी चीजें इस डब्बे में बंद कर दी, क्योंकि मैं अपने अतीत को दोबारा से खरीदना नहीं चाहती थी। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ बिगड़ चुका था। राजू कंफ्यूज होने लगा और उसने पूछा, लेकिन इस खत में ऐसा है क्या? और फिर तुम मुझसे इतना सब कुछ छुपा क्यों रही थी? राजू तो अपने मन ही मन में ये सोच रहा था कि आखिर जानकी ने उसके दादाजी का खून क्यों किया। कहीं ये बात उस अंगूठी की भविष्यवाणी से तो नहीं जुड़ी है। फिर जानकी ने राजू को वह सच्चाई बताई जिसे जानने के लिए राजू इतना ज्यादा बेचैन हो रहा था। जानकी ने राजू से कहा, बेटा, मैंने तेरे दादाजी का खून इसीलिए किया क्योंकि मैं बीमार थी, या शायद अभी भी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने उनका खून किया या नहीं। लेकिन तेरे पापा और बाकी के लोग मुझे कहा करते थे, मुझे कुछ होश हवास नहीं रहता था। जानकी की बात सुनकर राजू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किस सिचुएशन में जानकी ने उसके दादाजी को जान से मारा होगा। राजू ने पूछा, होशो आवाज नहीं रहता था, इसका क्या मतलब है? पता नहीं, मुझे अचानक से कुछ हो जाता था और फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता था। फिर जब होश आता था तो मैं देखती थी कि किसी बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ। मेरे आसपास काफी सारे लोग खड़े रहते थे जो मुझे देखकर डरे रहते थे। और फिर बाद में तेरे पापा बताते थे कि मैंने किसी पर हमला किया है, किसी को मारने की कोशिश की है। कई जगह पर मेरा इलाज कराया गया, लेकिन किसी डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। फिर झाड़ फूंक करवाने की कोशिश की गई। कई लोग ऐसा कहते थे कि मेरे ऊपर कोई आत्मा आती है। कुछ लोग मानते थे कि शायद मेरे साथ कोई दिमागी बीमारी है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। आखिर में एक दिन जब मैं होश में आई तो फिर मुझे बताया गया कि तेरे दादाजी का खून मैंने ही किया है। पुलिस वालों ने भी पूछताछ की। सारे घर वाले यही कह रहे थे कि मैंने उन्हें मारा है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था। इसीलिए मैंने पुलिस वालों को यही कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। मेरे साथ पूछताछ की गई। डॉक्टर ने आकर के मेरा चेकअप किया, लेकिन कुछ नहीं निकला। लेकिन तेरे पिताजी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। घर वाले मेरे खिलाफ हो चुके थे, इसीलिए वो मुझे लेकर इस शहर में आ गए।
हम लोग यहाँ हंसी खुशी रहने लगे। फिर उसके बाद तू आ गया हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी और भी ज्यादा खुशियों से भर गई। इस दौरान मुझे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से एक दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे जब होश आया तो तेरे पिताजी ने बताया कि मैंने उनकी जान लेने की कोशिश की। मुझे फिर से कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या हो रहा था। जब जानकी ये सारी बातें बता रही थी तभी राजू को समझ आ गया कि आखिर अंगूठी की भविष्यवाणी का राज क्या था। इसका मतलब कि उसकी माँ को यही एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो राजू की जान ली। राजू ने अपने मन ही मन उसी वक्त अंगूठी से पूछा, क्या यही वो रीजन है जिसकी वजह से मेरी माँ मुझे मार डालेगी? अंगूठी की तरफ से जवाब आया, इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता राजू, जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा। राजू फिर से इरिटेट हो गया। अंगूठी ने फिर से उसे वही घिसा पिटा जवाब दिया जिससे कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ राजू की माँ ने अपनी कहानी जारी रखते हुए उसे आगे बताया कि आखिर क्यों राजू के पिता राजू को अपने साथ नहीं ले गए। जानकी ने कहा, मैंने उनसे बहुत लड़ाई करी। वो जब घर छोड़कर जाना चाहते थे तो तुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी वो ऐसी कोशिश करते तो वो नाकाम हो जाते, क्योंकि मैं किसी भी हालत में तुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि मैं उनसे हाथापाई कर लेती थी, जबकि मेरा दिल बहुत कमजोर है। फिर भी ना चाहते हुए क्यों मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ जाती थी। तेरे ऊपर कोई भी बात आ जाती तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। एक दिन उन्होंने तुझे रात में लेकर भागने की कोशिश की, पर पता नहीं कैसे लेकिन मेरी नींद खुल गई और फिर नहीं ले जा सके तुझे। फिर एक दिन अचानक से उन्होंने बताया कि एक बार फिर से मैंने नींद में उन पर हमला करने की कोशिश की थी। उसके अगले ही रात को वो चुपचाप हमें छोड़कर चले गए। वो बस यही चिट्ठी मेरे सिराने रख गए थे। फिर उसके बाद राजू की माँ आंसुओं से फूट फूट कर रोने लगी और फिर उसने कहा, मैं कसम खाकर कहती हूँ राजू, मैंने तुझे ये सारी बातें सिर्फ इसीलिए ही नहीं बताई जिससे तेरे दिमाग पर किसी तरह का कोई बुरा असर ना पड़े। मुझे सच में नहीं पता कि मैं पागल हूँ या मेरे साथ कोई बीमारी है, लेकिन अगर मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है तो मुझे इतना जरूर पता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुझसे अलग नहीं रह सकती। मैं खुद को किसी पागल खाने में डालकर तुझे खुद से अलग नहीं होने दूंगी। अभी मैं पागल हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं तुझसे दूर चली गई तो जरूर मैं पागल हो जाऊंगी। राजू की माँ बहुत ही ज्यादा रोने लगी। राजू ने झट से आगे बढ़कर अपनी माँ को गले लगा लिया और उसे चुप कराया। राजू ने अपनी माँ को उसके कमरे में ले जाकर गहरी नींद में सुला दिया और फिर अपने कमरे में आकर बड़ी गहराई से सोचने लगा। राजू अपनी खिड़की से बाहर आसमान की तरफ सितारों को देख रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि उसकी माँ ने बड़ी परेशानी उठाई है इतने दिनों से। वो इस पेचो पेच में पड़ा था कि आखिर उसकी माँ उसकी कातिल कैसे हो सकती है। लेकिन अब राजू को समझ में आ रहा था कि उसकी माँ की शायद कोई दिमागी बीमारी है जो शायद उसकी मौत का कारण बन सकती है। राजू जानता था कि अंगूठी से वो दोबारा पूछेगा तो अंगूठी इस बारे में उसे ये बात नहीं बताएगी कि भविष्यवाणी का कारण उसकी माँ की बीमारी है या फिर और कुछ है। इसीलिए राजू ने अंगूठी से बस इतना ही पूछा, मुझे ये बात बताओ, क्या मेरी माँ का इलाज हो सकता है? अंगूठी ने जवाब दिया, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उनके साथ क्या बीमारी है ये समझने के लिए पहले उनकी बीमारी को ठीक से देखना पड़ेगा। राजू ने पूछा, क्या मतलब? अंगूठी ने जवाब दिया, मतलब ये कि अब तक तुम्हारी माँ जो भी बता रही हैं उस हिसाब से उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है उनके अतीत में ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन जब तक वो चीज़ दोबारा से नहीं होगी तब तक उस बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आएगा कि वो चीज़ क्या है, वो कौन सी चीज़ है जिससे तुम्हारी माँ जूझ रही है। राजू ने कहा, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम्हें दुनिया की सारी जानकारियां। अंगूठी ने जवाब दिया, मुझे इस सृष्टि की सारी जानकारियां हैं, लेकिन इंसानों के बारे में मुझे सारी जानकारी नहीं है। ये बात और है कि इंसानों के जिस्म की बनावट जो इस सृष्टि की रचना का ही एक भाग है, इस बारे में मुझे अच्छे तरीके से पता है, लेकिन उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उनके विचार क्या है, उनका अतीत क्या है, इस सब पर ना ही मेरा कोई जोर है और ना ही कोई स्वतंत्रता। राजू ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, यानी अब मुझे तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मेरी माँ मुझे मारने की कोशिश नहीं करती। क्या तुम्हारे कहने का मतलब यही है
अंगूठी ने कहा। जब वक्त आएगा तो सब पता चल जाएगा। राजू अंगूठी की इस बात से बहुत इरिटेट हो जाया करता था, लेकिन अपने दिमाग में राजू बस ये तय कर चुका था कि वो किसी भी हाल में अपनी माँ का इलाज करके रहेगा। शायद उसे अपनी माँ को एक बार हॉस्पिटल ले जाकर उसका सिटी स्कैन कराना पड़े। शायद दिमाग के सिटी स्कैन या एमआरआई से कुछ उसे पता चले। राजू जानता था कि अंगूठी चाहे तो इस मामले में उसकी हेल्प कर सकती है, लेकिन अंगूठी ने तो साफ साफ कह दिया था कि जब तक उसकी माँ में वो सिम्टम्स दोबारा नहीं दिखाई देंगे तब तक अंगूठी को कुछ समझ में नहीं आएगा। अब जब अंगूठी के पास ही इतनी पावर नहीं है कि वो उसकी माँ का डायग्नोज कर सके, तो फिर सिटी स्कैन और एमआरआई से क्या ही होगा। राजू ये सब सोचते सोचते उसी नाउम्मीद में किसी तरह अपना मन मारकर गहरी नींद में चला गया, क्योंकि सुबह उठकर उसे अपने हॉस्पिटल जाना था और काफी सारी चीजें संभालनी थी। अगले दिन जब राजू की नींद खुली और सुबह सुबह वो अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि किचन में उसकी माँ उसके लिए नाश्ता बना रही थी। राजू के दिल से अपनी माँ के लिए वो गुस्सा निकल चुका था। वो अपनी माँ को कुछ इस तरह से देख रहा था जैसे वो अपनी माँ की मदद करना चाहता था। राजू समझ सकता था कि उसकी माँ कितनी परेशानियों से गुजर रही होगी। ठीक तभी राजू की माँ ने पलट कर राजू को देखा और मुस्कुराया। अरे उठ गया तू, मुंह हाथ धो ले और नाश्ता कर ले, कॉलेज जाना है ना। राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हॉस्पिटल जाऊंगा मैं, अब डॉक्टर हूँ। अब मैं, मेरी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही मुझे रेगुलर कोटा मिल गया है। अब मैं पेशेंट को अकेले ही देखता हूँ। राजू की माँ ने हंसते हुए कहा, ठीक है। राजू तैयार होकर अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रहा था और फिर उसने बड़ी गंभीर तरीके से अपनी माँ से वो बात छेड़ी जो वो बहुत देर से कहना चाह रहा था। माँ, मैं सोच रहा हूँ एक बार तू मेरे साथ हॉस्पिटल जा। जानकी ने पूछा, क्यों? राजू कहने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और कह डाला, माँ, मुझे एक बार तेरा एमआरआई करवाना है। वहाँ पर एक बहुत अच्छे डॉक्टर है न्यूरो के। जानकी थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, तो तू मुझे हॉस्पिटल क्यों ले जाना चाहता है? राजू चुपचाप अपनी माँ को देखता रहा और फिर उसकी माँ समझ गई कि राजू किस बारे में बात कर रहा था। जानकी ने अपना सर ना में हिलाते हुए दोबारा नाश्ते पर ध्यान दिया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो आज तक कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजू ने कहा, एक बार चेकअप करवा लेने में क्या अर्ज है? राजू की माँ ने इरिटेट होते हुए कहा, अरे तू समझता क्यों नहीं बात को? मैंने कई बार ये सब चीजें अपने सामने ऐसा होती देखी हैं। एक दो नहीं, 100 डॉक्टरों ने मेरी जांच की है। कई सारे मजार दरगाह जा चुकी हूँ। मेरे साथ झाड़ फूंक हर तरीके की चीजें हो चुकी हैं। मैं सही बता रही हूँ राजू, मुझे वो लोग पागल बना देते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजू ये देख सकता था कि उसकी माँ से वो जितना ज्यादा जिद करता, उसकी माँ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसीलिए राजू ने जिद करना फौरन बंद कर दिया और वो समझ गया कि शायद सचमुच जानकी के साथ कोई दिमाग की प्रॉब्लम हो सकती है। उसे पता था कि उसे जानकी को बड़े अच्छे तरीके से समझा बुझा कर बहाने से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा अगर उसका एमआरआई करवाना है तो। राजू ने फिर टॉपिक ही बदल दिया। राजू अब अपने पापा के बारे में बात करना चाहता था। उसने पूछा, माँ, पापा कहाँ पर होंगे? क्या तुझे थोड़ा बहुत भी आइडिया है? जानकी ने कहा, मुझे कैसे पता होगा राजू। जानकी ने राजू को बताया कि वो बस एक दिन यूं ही छोड़कर चले गए थे। मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। राजू देख सकता था उसकी माँ की आंखों में कितना दर्द छुपा हुआ था। वो अपने पति के जिक्र पर ही कितना डिस्टर्ब हो चुकी थी। राजू ने फिर इस बात पर भी कोई बात नहीं की, लेकिन अपने मन ही मन उसने ये तय कर लिया था कि वो अपने पापा को ढूंढ कर रहेगा। राजू को अपनी फैमिली वापस चाहिए थी। उसने बचपन में अपनी माँ को अकेले देखा और राजू के सर पर भी आज तक सिर्फ उसकी माँ का ही सहारा था। राजू ने भी कभी ये महसूस नहीं किया था कि एक पिता के साथ खेलना कैसा होता है, उसकी डांट खाना कैसा होता है और बड़े होने पर अपनी जिंदगी की परेशानियों में एक दोस्त की तरह अपने बाप के साथ बात करना कैसा लगता है। राजू हर एक छोटी छोटी चीजों को मिस किया करता था जो अपने पापा के साथ वो नहीं कर पाया। लेकिन अपने कई सारे दोस्तों को उसने देखा कि वो अपने पापा के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। राजू हॉस्पिटल के लिए तैयार होकर जब अपने घर से निकला तो रास्ते में उसे शिफाली का फोन आया। राजू को एकदम से याद आया कि शिफाली को भी चोट लगी थी। पता नहीं शिफाली की तबीयत अभी कैसी होगी। राजू ने फोन उठाया। आप ठीक तो हैं मैडम? पैर का दर्द अभी कैसा है? शिफाली ने बड़े रूखे अंदाज में कहा। अगर मैं फोन नहीं करती तो तुम भी फोन नहीं करते ना। लेकिन अगले ही पल राजू समझ गया कि शिफाली जानबूझकर उससे ऐसे रूखे अंदाज में बोल रही थी क्योंकि शिफाली को हमेशा राजू को परेशान करने की आदत थी। राजू ने कहा, माफ कीजिए, मैं
भूल गया। कल रात को घर पर माँ के साथ। ये कहकर राजू एकदम से रुक गया और फिर कहा, बस थोड़ा सा घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इसीलिए ध्यान से उतर गया। क्या हुआ, आंटी ठीक है ना? राजू ने कहा, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, आप अपना बताइए। शिफाली कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने सीरियस होकर राजू से कहा, राजू दरअसल मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती थी। राजू पैदल ही चल रहा था। वो हॉस्पिटल पहुंचने ही वाला था, लेकिन जब शिफाली ने फोन पर उसे कहा कि वो उससे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहती है तो राजू के चलते कदम धीमे पड़ गए। शिफाली उसके साथ अक्सर मस्करी किया करती थी, लेकिन ना जाने क्यों इस बार शिफाली की आवाज में राजू को कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं थी। राजू ने कहा, क्या बात करनी है बताइए। शिफाली ने राजू से अपनी बात कहने से पहले 2 सेकंड का होल्ड किया और वो कहने में थोड़ा हिचकिचा ही रही थी, लेकिन तभी शिफाली ने कहा, राजू मैं समझ सकती हूँ कि तुम शायद पूरी तरह से मेरी बात पर यकीन ना करो, लेकिन कल पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से कम तुम्हें इतना तो समझ में आना चाहिए कि सुष्मिता की संगति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या सच में तुम सुष्मिता को पसंद करते हो? ये सुनते ही राजू ने फौरन कहा, नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा और उनका क्या मेल? लेकिन आप जो कह रही हैं वो मैं समझा नहीं, संगति क्यों अच्छी नहीं है? शिफाली ने कहा, सुष्मिता का पास्ट मैं जानती हूँ। नरेश सिंह और उसके परिवार का बहुत ही पुराना रिश्ता है। दोनों परिवारों का आपस में कई बार समझौता हो चुका है। दोनों ही पावरफुल लोग हैं। नरेश सिंह कभी भी उस इंसान को नहीं छोड़ेगा जो सुष्मिता के नजदीक भी आने की कोशिश करेगा। तुम सीधे साधे लड़के हो, मैं इसीलिए समझा रही हूँ कि सुष्मिता के चक्कर में पड़कर अपना नुकसान मत करवा देना। अगर मैं कल पार्टी में नहीं आती तो मुझे लगता है कि नरेश सिंह के आदमी तुम्हें जान से मार देते। राजू अब समझ चुका था कि शिफाली क्या कहना चाहती थी, कि अगर वो नहीं आती तो राजू अपनी जान से हाथ धो बैठता। ये बात और थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि राजू के पास उसकी वो चमत्कारी अंगूठी थी। लेकिन राजू काफी देर तक चुप रहा, उसने शिफाली का कोई जवाब नहीं दिया। फिर राजू ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मैडम मेरे दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर सुष्मिता मैडम के दिल में ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी शायद उन्हें मना ही कर दूं, क्योंकि हमारे बीच कोई ऐसा तालमेल नहीं है। ना ही हमारी उम्र मैच करती है और ना ही रुतबा। वो हॉस्पिटल के एक डायरेक्टर हैं और मैं एक डॉक्टर हूँ, वो भी एक रेगुलर कोटा से बनाया गया डॉक्टर जो मुझे अभी अभी मिला है। लेकिन ना जाने क्यों राजू की इस बात से शिफाली कन्विंस नहीं लग रही थी। शिफाली के मन में बार बार यही बात खटक रही थी कि आज नहीं तो कल शायद राजू और सुष्मिता के बीच में कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। हालांकि शिफाली भी राजू को बहुत पसंद करती थी, लेकिन शिफाली इसके लिए राजू को फोर्स नहीं करना चाहती थी या किसी तरह का कोई खेल नहीं खेलना चाहती थी। वो चाहती थी कि अगर राजू भी उसे पसंद करे तो सच्चे दिल से और पूरे मन से उसे अपनाए। इसके लिए शिफाली इंतजार करने के लिए भी तैयार थी। राजू ने शिफाली से बात करके फोन काटा और फिर एकदम से राजू को लगा कि उसे हॉस्पिटल जाने से पहले एक बार चौधरी साहब से मिलकर आ जाना चाहिए, क्योंकि पिछली रात को चौधरी साहब का खास फोन आया था। वो राजू से मिलना चाहते थे और वो भी किसी बहुत जरूरी काम से। राजू ने फौरन अपना रास्ता बदला। राजू ने डायरेक्ट ऑटो रिक्शा लिया और सीधा उस पहाड़ी की तरफ पहुंचा जहां पर चौधरी साहब का आलीशान बंगला था। चौधरी साहब के बंगले पर जैसे ही राजू पहुंचा तो वहां के मेन गार्ड ने फौरन राजू के लिए दरवाजा खोल दिया और राजू को लेकर अंदर आने लगा। अब राजू को वहां पर सारे लोग पहचानते थे और उससे बहुत ही इज्जत के साथ पेश आते थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि चौधरी साहब के लिए राजू कितना इम्पोर्टेंट इंसान था। राजू जब गार्ड के साथ बंगलों के हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि चौधरी साहब बस नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ ही रहे थे। उन्होंने जैसे ही राजू को देखा वो खुशी से चहक उठे, आइए बरखुरदार, क्या ठीक समय पर आए हैं। तभी राजू को एकदम से एम्बैरेसमेंट हुई। उसने सोचा कि शायद आने से पहले उसे कॉल कर लेनी चाहिए थी। आखिरकार चौधरी साहब का रुतबा भी अपनी जगह उतना ही बड़ा है। ये बात और है कि वो राजू को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि उसके आने जाने में किसी तरह का कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी किसी के यहाँ जाने से पहले कम से कम एक बार फोन कर लेना चाहिए। राजू ने चौधरी साहब से कहा, मैंने आपको फोन नहीं किया आने से पहले, सॉरी सर। चौधरी साहब ने कहा, अरे छोड़ो बरखुरदार, बैठो, फोन करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा घर है, जब आओ जब जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। शिवा भी वहीं चौधरी साहब के पास ही खड़ा था, लेकिन राजू ने नोटिस किया कि शिवा के चेहरे पर किसी तरह का कोई टेंशन था। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। राजू को थोड़ा सा डाउट होने लगा कि आखिर बात क्या थी।
राजू चौधरी साहब के साथ जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठा, चौधरी साहब का चेहरा भी थोड़ा सा सीरियस हो गया। तभी एक गहरी सांस लेते हुए चौधरी साहब ने राजू से कहा, अब ये बताओ, नाश्ता करने के बाद बातें करें या अभी कर लेनी चाहिए? क्योंकि मैं जितना देर करूंगा शायद तुम्हारे लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। ये सुनकर राजू थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने शिवा की तरफ देखा कि शायद कुछ हिंट मिले, लेकिन शिवा के चेहरे पर अब कोई एक्सप्रेशन नहीं था। फिर उसने चौधरी साहब को देखा और कहा, मैं कुछ समझा नहीं चौधरी साहब, किस तरह की परेशानी बढ़ जाएगी? चौधरी साहब ने राजू से कहा, तुम इस शहर को छोड़ दो। राजू ये सुनते ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्यों? मैं समझा नहीं, शहर क्यों छोड़ना है मुझे? चौधरी साहब ने कहा, क्योंकि कल रात की पार्टी में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से मुझसे भी ज्यादा छोटी जिंदगी अब तुम्हारी हो गई है। मैं तो शायद बीमारी से 1 महीने बाद मरूंगा, लेकिन तुम्हारी मौत 2 से 3 दिन के अंदर अंदर लिखी हुई है। ये सुनकर राजू एकदम से घबरा गया। राजू को लगा था कि कम से कम चौधरी साहब के रहते उसे नरेश सिंह से इतना ज्यादा खतरा नहीं हो सकता था, लेकिन जब उसने चौधरी साहब को ये कहते सुना तो फिर राजू भी सोच में पड़ गया कि आखिर चौधरी साहब की पावर इतनी ज्यादा होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकते तो नरेश सिंह की पावर कितनी ही होगी। राजू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सर मुझे लगा आप हैं तो फिर मैं सेफ हूँ। चौधरी साहब ने उदास होकर अपना सर झुका लिया और कुछ सोचते हुए बोले, बड़ा टेढ़ा मामला है राजू। मैं चाहूँ तो नरेश सिंह के खिलाफ जा सकता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें उलझ जाएंगी। सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जिसकी मुझे चिंता है। बरखुरदार बहुत सारे लोग हैं जिनकी जान दांव पर लग जाएगी। नरेश सिंह कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, उससे उलझना सेहत के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। कल जो कुछ भी हो गया है उसके बाद मेरी सलाह यही होगी कि तुम अपनी माँ को लेकर इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दो और कहीं ऐसी जगह जाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करो जहाँ नरेश सिंह का साया भी तुम्हें छू ना सके। राजू भी इस बात को सुनकर सोच में पड़ गया कि उसे अगला कदम क्या लेना चाहिए। अचानक से राजू के मन में अंगूठी ने जवाब दिया, राजू इस शहर को मत छोड़ना, तुम्हारे पिता शायद इस शहर में हो सकते हैं। ये सुनते ही राजू का सर चकराने लगा, लेकिन फिर राजू ने सोचा कि क्या ये अंगूठी सिर्फ अंदाजे से बता रही थी या सच में उसके पिता इसी शहर में थे। राजू ने अपने मन ही मन में इस बात को कंफर्म करने के लिए अंगूठी से सवाल किया, लेकिन तभी अंगूठी ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता इस शहर में हो सकते हैं। उस लकड़ी के बक्से में उनके खत से जो ऊर्जा मिल रही थी, वैसी ही कोई ऊर्जा इस शहर में मुझे महसूस होती है, लेकिन वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। राजू अपने मन ही मन में अंगूठी से सवाल करने लगा, क्या उस एनर्जी को हम ट्रेस कर सकते हैं, यानी उसका पीछा कर सकते हैं? अंगूठी ने जवाब दिया, नहीं, जिस तरह से हवाएं चलती हैं और कहीं से भी होकर गुजर जाती हैं, उसी तरह से ऊर्जा यानी एनर्जी अपना रूप बदलती रहती है और इस पूरे ब्रह्मांड में यहाँ से वहाँ दौड़ती रहती है। अभी अभी मुझे तुम्हारे पिता की एनर्जी महसूस हुई, इसीलिए मैंने ऐसा कहा कि शायद वो आसपास हो सकते हैं। राजू अचानक से अपने आसपास के एरिया को बड़े गौर से देखने लगा। चौधरी साहब और शिवा दोनों ही राजू को इस तरह से आसपास नजरें घुमाते देख समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। क्या हुआ बरखुरदार, तुम ठीक तो हो ना? चौधरी साहब ने पूछा। राजू ने झट से अपना एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए कहा, जी हाँ चौधरी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ सोचने लग गया था, सॉरी, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। चौधरी साहब ने पूछा, तो क्या तुम ये शहर छोड़ने वाले हो? तुम्हें किसी तरह की कोई मदद चाहिए? राजू ने गहरी सांस ली और फिर वो खड़ा हो गया। चौधरी साहब, मैं इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जैसा कि आपने ही एक बार कहा था कि अगर इंसान की मौत लिखी रहती है तो उसे कौन टाल सकता है। अगर मेरी मौत नरेश सिंह के हाथों लिखी है तो फिर यही सही। चौधरी साहब और शिवा राजू को ऐसे देखने लगे जैसे राजू ने बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात कर दी हो। हालांकि राजू ये बात जानता था कि उसने ये बात सिर्फ आन में आकर नहीं कही है। वो बस अपने पापा को ढूंढना चाहता था। हो सकता है उसके पिता इसी शहर में हो, इसीलिए राजू यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था। बस वो फिक्रमंद था तो सिर्फ अपनी माँ के लिए। अगर नरेश सिंह सचमुच राजू को लेकर कुछ ऐसा वैसा सोचेगा तो फिर राजू को इस बात के लिए सतर्क रहना पड़ेगा और कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। लेकिन फिर राजू ने सोचा कि जब बात आएगी तब देखा जाए। फिलहाल के लिए
उसे एक बार सुष्मिता से मिलकर नरेश सिंह के बारे में ठीक से बात करनी चाहिए। अगर सचमुच सुष्मिता और नरेश सिंह के बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन था जो उनके परिवार से जुड़ा हुआ था, तो फिर राजू सबसे पहले नरेश सिंह से मिलकर एक बार अच्छे से बात करेगा और बताएगा कि जो कुछ भी हुआ उसमें राजू का कोई लेना देना नहीं था। सुष्मिता ने सिर्फ झूठ बोला था कि राजू उसका बॉयफ्रेंड है या सुष्मिता उसे पसंद करती है। वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे पहले क्लियर करेगा ताकि किसी तरह की कोई झंझट में राजू और उसकी माँ ना पड़े। चौधरी साहब और शिवा दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा और इशारों इशारों में न जाने क्या उन दोनों ने कम्युनिकेट किया और फिर शिवा ने राजू से कहा, ठीक है चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। चौधरी साहब ने फिर आगे राजू से कोई बात ही नहीं की। राजू समझ रहा था कि शायद चौधरी साहब उसकी बात से डिसअपॉइंटेड है, लेकिन राजू खुद भी बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। वो शिवा के साथ सीधा बंगलों से बाहर आया और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। यहाँ सुष्मिता को होश आया और उसे रियलाइज हुआ कि वो एक बहुत बड़े से बेडरूम में सोई हुई थी, लेकिन यह उसका अपना घर नहीं था। सुष्मिता ने देखा कि उस बड़े से बेडरूम की एक तरफ एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे पूरा शहर नजर आ रहा था। धूप भी अंदर आ रही थी। सुबह के शायद 10 बज रहे होंगे और फिर सुष्मिता ने देखा कि उस बड़े से कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था जो उस कमरे के दरवाजे के ठीक ऊपर था। वो सीसीटीवी कैमरा सुष्मिता की तरफ ही था। अचानक से सुष्मिता ने एक आवाज सुनी और उसके कमरे का दरवाजा खुल गया। अंदर एक खूबसूरत सी मेड ने झांक कर देखा और वो मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग मैडम। मैं कहाँ हूँ? सुष्मिता ने पूछा। उस मेड ने सुष्मिता को कोई जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा दरवाजा बंद कर दिया और वो बाहर चली गई। सुष्मिता थोड़ी कंफ्यूज हो गई, ये क्या मजाक था। सुष्मिता अपने बेड से उतरी और दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजा खोलना चाहा लेकिन वो दरवाजा बाहर से लॉक था। सुष्मिता ने आसपास नजर घुमाई और उस आलीशान कमरे को देखकर समझ गई कि वो शायद नरेश सिंह के मैंशन के अंदर है। बेहोश होने के बाद शायद वो उसे यहीं पर ले आया था। सुष्मिता का अंदाजा बिल्कुल सही था क्योंकि सुष्मिता बेड पर बैठकर इंतजार कर ही रही थी कि कोई दोबारा से अंदर आए। तभी थोड़ी ही देर में कमरे का दरवाजा खुला और नरेश सिंह उस कमरे के अंदर आया। नरेश सिंह के साथ कई सारे गार्ड्स थे जो कमरे में आकर चारों तरफ तैनात हो गए। नरेश सिंह थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। सुष्मिता जानती थी कि उसे ठीक ठाक चोट आई हुई थी और पीठ पर गोली भी लगी थी। नरेश सिंह सुष्मिता के करीब आया। नरेश सिंह का चेहरा पढ़ना जरा मुश्किल था। वो क्या सोच रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, सुष्मिता को उसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था क्योंकि नरेश सिंह के चेहरे पर किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो काफी गंभीर लग रहा था। सुष्मिता के पास नरेश सिंह धीरे से बैठ गया। कैसी हो तुम? उसने बड़े ही शांत लहजे में पूछा। सुष्मिता के मुंह से पहली लाइन यही निकली, मुझे यहाँ से जाना है। यह कहकर सुष्मिता फौरन बेड से उठने लगी, लेकिन नरेश सिंह ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। नरेश सिंह की नजरें झुकी थी लेकिन उसके हाथों की पकड़ से ही सुष्मिता महसूस कर सकती थी कि उसके अंदर का वो सैल जानवर जागने लगा था। सुष्मिता घबरा गई। इस बार उसने थोड़ा नरमी से कहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बैठ जाओ। नरेश सिंह ने बड़े ही सुलझे हुए अंदाज में सुष्मिता से कहा। सुष्मिता नरेश की बात सुनना ही नहीं चाहती थी लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। सुष्मिता जानती थी कि अगर वो ज्यादा जिद करेगी और ज्यादा टेंट्रम दिखाने की कोशिश करेगी तो नरेश सिंह का दूसरा रूप बाहर आ सकता था जिससे उसे बहुत डर लगता था। इसीलिए सुष्मिता चुपचाप से बैठ गई। जिस तरीके से नरेश सिंह ने सुष्मिता की आंखों में आंखें डालकर उसे गुर्राते हुए देखा, सुष्मिता के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। नरेश सिंह ने कहा, तुम्हें मुझसे शादी कर लेने में क्या प्रॉब्लम है? सुष्मिता को ये बात सुनते ही बहुत गुस्सा आया। सुष्मिता नरेश सिंह को कई बार मना कर चुकी थी लेकिन नरेश सिंह ने एक ही रट लगा रखी थी कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। सुष्मिता को शादी से कोई एतराज नहीं था लेकिन शादी सिर्फ वो अपनी मर्जी से करना चाहती थी, किसी के दबाव में आकर नहीं। और ऐसे इंसान से वो शादी करना चाहती थी जिसे वो दिल से पसंद करती हो, और जो इंसान उसे दिल से पसंद नहीं था वो उसके बारे में सोचती भी नहीं थी और उससे शादी करना तो दूर की बात थी। लेकिन नरेश सिंह सुष्मिता से सिर्फ अपनी पावर बढ़ाने के लिए शादी करना चाहता था क्योंकि सुष्मिता का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। सुष्मिता के दादाजी एक स्टेट के गवर्नर रह चुके थे जिसकी वजह से पॉलिटिक्स में आज भी उनकी उतनी ही धाक थी। वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता के परिवार वालों का भी इसी वजह से दबाव था कि नरेश सिंह भी काफी ज्यादा पावर रखता था।
अगर ये दोनों शक्तियां आपस में एक हो जाएं, तो इस पूरे शहर पर वो लोग राज कर सकते थे। लेकिन सुष्मिता को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। सुष्मिता ने बड़ी गंभीरता के साथ नरेश सिंह से बस यही पूछा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? नरेश सिंह थोड़ा सा झुंझलाया, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा, क्योंकि इस बात का जवाब उसने सुष्मिता को कई बार दिया था। नरेश सिंह ने एक बार फिर से वही कहा, मैं ये शादी इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों का परिवार यही चाहता है। इससे हमारी जड़ें और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। सुष्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें एक बार फिर से वही जवाब देना चाहती हूँ। मैं शादी इसीलिए नहीं करूंगी क्योंकि मेरा परिवार चाहता है। अगर तुम सचमुच मुझे पसंद करते और अगर तुम दूसरों के सामने वो सारा नाटक नहीं करते जो कल पार्टी में तुमने किया, तो शायद मैं तुम्हें अपना जीवन साथी चुन सकती थी। तुम सिर्फ पॉलिटिक्स और पावर इन सब के लिए ही मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। जैसे ही नरेश सिंह ने सुष्मिता के मुंह से ये सुना, उसके गुस्से का अब ठिकाना नहीं था। नरेश सिंह ने एक उल्टे हाथ का थप्पड़ सुष्मिता के गाल पर लगा दिया। सुष्मिता के होठों से खून आने लगा। ठीक इससे पहले कि सुष्मिता को कुछ समझ आ पाता, अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और सुष्मिता ने देखा कि उसका बड़ा भाई जितेश कमरे में आ गया। सुष्मिता उसे देखकर चौंक गई। जितेश भी यहाँ पर था। सुष्मिता को पता ही नहीं था। जितेश ने नरेश सिंह से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, भाई साहब थोड़ा आराम से, हाथापाई मत कीजिए। नरेश सिंह जितेश को देखते ही थोड़ा शांत हो गया। वो चुपचाप वहां से उठा और कमरे से बाहर जाने लगा। बाहर जाने से पहले उसने जितेश के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, अपनी बहन से बात करो और उसे समझाओ कि ये शादी हम दोनों परिवार के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत मैनेज करता चला आ रहा हूँ। सबके सामने मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये लड़की सचमुच मेरे लायक है ही नहीं। ये कहकर नरेश सिंह वहां से चला गया। जितेश सुष्मिता के पास आया। सुष्मिता उसे बड़े गुस्से में देख रही थी। आखिर कैसा भाई है जो अपनी बहन को मार खाता हुआ देख रहा है और उस इंसान से कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ आराम से भाई साहब कहकर उसे जाने दिया। सुष्मिता के चेहरे पर गुस्सा देखकर जितेश कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि नरेश सिंह के आदमी वहां पर खड़े थे। सबसे पहले उसने नरेश सिंह के मेन गार्ड को इशारा किया कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। नरेश सिंह के सारे आदमी उस कमरे से बाहर चले गए। अब वहां पर सिर्फ सुष्मिता और जितेश ही थे। जितेश ने सुष्मिता के पास आकर धीमी आवाज में कहा, अपनी जिद पर मत अड़ी रहो सुष्मिता। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, सुष्मिता ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम यही चाहते हो कि मैं उस जानवर से शादी कर लूं? जितेश ने भी गुस्से में कहा, वो कोई जानवर नहीं है। तुमने उसे ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर दिया है। वो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था, लेकिन एक आदमी कितना ही बर्दाश्त करेगा? आखिर क्या प्रॉब्लम है उससे शादी करने में? हमारे दादाजी भी तो यही चाहते हैं ना कि तुम उससे शादी कर लो। उनकी भी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर नरेश सिंह उनका दामाद बन गया तो। सुष्मिता अब अपने गुस्से को दबा नहीं सकी। पावर पावर पावर, सुष्मिता ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों को बस यही समझ में आता है। ये कहकर सुष्मिता गुस्से में दोबारा से बेड पर से उठी और अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। जितेश भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। सुष्मिता ने अपने कपड़े बदले नहीं थे। वो उसी तरह पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगी। नरेश सिंह का कोई आदमी उसे रोक भी नहीं रहा था, क्योंकि जितेश उसके साथ था। पार्किंग लॉट तक पहुंचने से पहले एक गार्ड ने जितेश और सुष्मिता के सामने आकर कहा, आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते, बॉस की इजाजत नहीं है। जितेश को ये थोड़ा सा इंसल्टिंग फील हुआ। तभी जितेश ने मेन गार्ड से कहा, अच्छा रुको, मैं आपके बॉस से बात कर लेता हूँ। ये कहकर जितेश ने अपनी जेब से फोन निकाला और सीधे नरेश सिंह का नंबर डायल किया। नरेश सिंह अपने सीसीटीवी में बैठकर सीसीटीवी कैमरा में दोनों भाई बहनों को जाता हुआ देख रहा था। जितेश ने कहा, भाई साहब अभी जाने दीजिए, हम आराम से बाद में बात करेंगे। सुष्मिता मान जाएगी मेरी बात। कुछ देर की चुप्पी रही। फिर नरेश सिंह ने सिर्फ इतना ही कहा, वो मान जाएगी तो अच्छा है। यह कहकर नरेश सिंह ने फोन काट दिया। हालांकि ये बात जितेश को भी अच्छी नहीं लग रही थी कि नरेश सिंह बार बार उसे इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था। इस बारे में जितेश यही सोच रहा था कि घर जाकर वो अपनी बड़ों से बात करेगा। क्या पता सचमुच अगर नरेश सुष्मिता के लिए अच्छा इंसान नहीं निकला तो आखिर उसकी बहन की जिंदगी का सवाल था। सुष्मिता ने जितेश से गाड़ी की चाबी ली और वो गाड़ी में बैठकर ड्राइव करते हुए सीधा निकल गई। उसने जितेश को वहीं पर छोड़ दिया। जितेश ने झुंझलाते हुए कहा, अजीब संग की लड़की है। सुष्मिता गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसने सबसे पहले एक गारमेंट शॉप पर अपनी गाड़ी रोकी और जाकर अपने कपड़े चेंज किए। फिर वो सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गई। यहाँ जितेश ने आकर नरेश सिंह से बात की और उसे यकीन दिलाया कि सुष्मिता वक्त आने पर आखिरकार उससे शादी कर ही लेगी, वो मान जाएगी।
नरेश सिंह जितेश से ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नरेश सिंह के दिमाग में कुछ और बात चल रही थी। जितेश जैसे ही वहां से गया, नरेश ने अपने खास आदमी जसप्रीत से बात की। क्या लगता है वो लड़की क्यों नहीं मान रही है? जसप्रीत ने कहा। उसी लड़के की वजह से हो सकता है सर, वो जो सुष्मिता जी के साथ पार्टी में आया था, उसके बारे में मैंने पता लगाया है। पता चला है कि चौधरी साहब उस लड़के को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं ये सब तो नहीं पता, लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो लड़का काम करता है वहाँ के कुछ स्टाफ से पता चला है कि चौधरी साहब का आदमी शिवा वहाँ पर उस लड़के से मिलने आया था और उसे अपने साथ भी ले गया था। आप कहें तो मैं उसका काम तमाम करवा सकता हूँ, लेकिन फिर बाद में चौधरी हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। नरेश सिंह ने कहा। चौधरी की अभी इतनी औकात नहीं है कि नरेश सिंह से लोहा लेने की सोच सके। तुम उस लड़के को उठा लो, पहले मैं उससे बात करना चाहता हूँ, फिर देखता हूँ उसके साथ क्या करना है। पार्टी के अंदर कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई थी उसे भी। ठीक है सर, जसप्रीत ने कहा। यहाँ हॉस्पिटल में राजू अपने कैबिन में था और एक पेशेंट का चेकअप कर रहा था। उसी दौरान एक पीएन वहां पर आया और उसने राजू के कान में कहा, सर सुष्मिता मैडम आ चुकी हैं, आपने कहा था ना बताने के लिए। राजू ने हल्का सा हाँ में सर हिलाया। वो पीएन वहां से चला गया। उस पेशेंट को चेकअप करने के बाद राजू ने घड़ी देखी। उसे जल्द से जल्द सुष्मिता से जाकर एक बार मिलना था। उसके मन में कई सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन अभी कई सारे पेशेंट्स राजू के कैबिन के बाहर बैठे थे। राजू ने जब अपने सारे पेशेंट्स को देख लिया तो फिर वो जल्दी से 2 मिनट के लिए सुष्मिता से मिलने उसके कैबिन में चला गया। राजू ने जैसे ही नॉक किया और कैबिन के अंदर गया, सुष्मिता उसे देखकर थोड़ा हिचकिचाने लगी, क्योंकि सुष्मिता को पता था कि उसे राजू के कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सुष्मिता राजू को अपने साथ पार्टी में ले तो गई थी, लेकिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आखिर वो राजू को क्या बोलेगी? सुष्मिता ने तो सिर्फ अपने मतलब के लिए राजू का इस्तेमाल किया था। सुष्मिता बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही थी। राजू ने सुष्मिता के चेहरे पर यह गिल्ट की भावना देख भी ली थी। राजू को भी बुरा लग रहा था, लेकिन उसे इस बात से भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो सारी बातें सुष्मिता ने उसे पहले क्यों नहीं बताई। अगर इतना सब कुछ चल रहा था तो कम से कम उसे राजू के साथ शेयर तो करना चाहिए था। और राजू ने कई बार पूछने की कोशिश भी की थी, यहाँ तक कि उसने पूछा भी था कि आखिर ये नरेश सिंह कौन है। राजू जानता था कि अब वो सुष्मिता से खुलकर सारे सवालों के जवाब मांग सकता था, क्योंकि अब राजू का हक था। उसने उस पार्टी में अपना खून बहाया था। उसने नरेश सिंह के लोगों से मार खाई थी। राजू सुष्मिता के सामने आराम से बैठ गया और फिर उसने कहा, मैडम मुझे उन सवालों के जवाब चाहिए। सुष्मिता ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें जानने का पूरा हक है। सुष्मिता ने राजू को बताया कि किस तरह से उसे नरेश सिंह के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि इससे सुष्मिता के और नरेश सिंह के परिवार को काफी फायदा होगा। लेकिन सुष्मिता उनके इस डील की सब्जेक्ट नहीं बनना चाहती। ये कहते हुए सुष्मिता बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी। राजू को ये सारी बातें जानकर बहुत दुख हुआ। वो अब सुष्मिता से गुस्सा नहीं था, ना ही उसे सुष्मिता से कोई सवाल करना था। राजू ने सुष्मिता से बस यही कहा, मैडम क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? सुष्मिता मुस्कुराने लगी। सुष्मिता ने कहा, तुम बहुत सीधे इंसान हो राजू, तुम बहुत खुले दिल के हो, लेकिन मैं तुम्हें इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। बस नरेश सिंह से दूर रहो। ये सुनकर राजू खुद भी बहुत ज्यादा फिक्र करने लगा और उसने कहा, मैडम कल रात को पार्टी में जो कुछ हुआ, क्या उसके बाद से नरेश सिंह मुझे मारने की कोशिश कर सकता है? राजू सुष्मिता से ये बात इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि चौधरी साहब ने खुद बुलाकर उसे ये सारी बातें कही थी कि उसे नरेश सिंह की वजह से खतरा हो सकता है। सुष्मिता ने कहा, अरे नहीं, मैं इस बारे में नरेश सिंह से खुद बात कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। मैं उसे कह दूंगी कि मैंने सिर्फ झूठ बोला था और फिर वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये कहते हुए सुष्मिता खुद भी कुछ सोच रही थी, जैसे वो अपनी बात से खुद ही कन्विंस ना हो। लेकिन सुष्मिता ये सोच रही थी कि पता नहीं नरेश सिंह को उस पर यकीन होगा या नहीं। नरेश सिंह तो सिर्फ अपने मन की ही सुनेगा। अगर उसे राजू पर शक हो गया तो वो राजू के पीछे पड़ जाएगा। सुष्मिता अब अपने मन में खुद को भी कोस रही थी कि क्या जरूरत थी उसे राजू को अपने साथ ले जाकर ये सब चीजें करने की। उसकी वजह से अब बेचारे राजू को क्या कुछ नहीं सहना पड़ेगा। सुष्मिता अंदर ही अंदर खुद को बहुत कोस रही थी और राजू सुष्मिता के चेहरे पर यह पछतावा देख पा रहा था। इसीलिए राजू ने कहा, खैर मैडम आप बेफिक्र रहिए, जो होगा देखा जाएगा। आप बस खुश रहने की कोशिश कीजिए और अगर मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये बातें सुष्मिता को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी कि एक
तरफ राजू उसकी मदद की बात कर रहा था और दूसरी तरफ सुष्मिता ने उसे प्रॉब्लम में डाल दिया था। राजू सुष्मिता के कैबिन से उठा और वहां से जाने लगा। राजू सुष्मिता से बातें करके उसके कैबिन से बाहर जा ही रहा था कि अचानक से राजू को कुछ याद आया। राजू को एकदम से अपनी माँ के बारे में ख्याल आया। राजू जानकी का एमआरआई करवाना चाहता था ताकि वो पता लगा सके कि जानकी को मानसिक रूप से कोई बीमारी है भी या नहीं, लेकिन जानकी तो एमआरआई करवाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। इसीलिए राजू को ये लगा कि शायद अगर वो सुष्मिता से इस बारे में बात करे तो शायद जानकी को एमआरआई करवाने के लिए सुष्मिता अपनी तरफ से मना सकती थी। राजू जानता था कि जानकी सुष्मिता को कितना पसंद करती है, इसीलिए शायद अगर सुष्मिता इस बारे में जानकी से बात करे तो वो मना नहीं करेगी। इसीलिए राजू सुष्मिता से बात करने के लिए मुड़ा। सुष्मिता ने राजू के चेहरे पर ही सवाल पढ़ लिया था और उसने पूछा, क्या हुआ, कुछ पूछना है क्या? राजू के चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर सुष्मिता भी कंफ्यूज थी। आखिर राजू उससे क्या बात करना चाहता था? वो उम्मीद कर रही थी कि कहीं राजू को ऐसा न लगे कि सुष्मिता उसे लेकर सीरियस थी, यानी वो राजू के साथ किसी तरह का कोई रिलेशनशिप चाहती है, क्योंकि आखिरकार वो राजू को पार्टी में लेकर गई थी और सबके सामने उसने कहा था कि वो राजू को कितना पसंद करती हैं। कहीं राजू ने वो सारी बातें सीरियस ना ले ली हों। लेकिन राजू सुष्मिता के पास आया और उसने एक कुर्सी पर बैठ के अपना गला साफ करते हुए कहा, आपसे एक हेल्प चाहिए। ये सुनते ही सुष्मिता रिलैक्स हो गई। वो समझ गई कि बात कुछ और है। सुष्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हेल्प? अब राजू ने थोड़ा समझदारी दिखाई। वो सुष्मिता से मदद तो मांगना चाहता था, लेकिन अपने घर की सारी बातें नहीं बताना चाहता था। वो अपनी माँ की कंडीशन के बारे में सब कुछ खुलकर सुष्मिता को नहीं बताना चाहता था। इसीलिए राजू ने कहा, आजकल माँ बहुत गुस्सा करती है, कभी कभी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करने लगती है। दरअसल वो किचन में गिर गई थी, उनके सर पर इंटरनल इंजरी आ गई थी। मुझे शक है कि उस चोट की वजह से तो वो ऐसा रिएक्ट नहीं कर रही, इसीलिए मैं उनकी एक बार एमआरआई करवाना चाहता था। सुष्मिता ने पूछा, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? राजू ने कहा, बात यह है कि वो एमआरआई नहीं करवाना चाहती। मैं जब भी उनसे इस बारे में जिक्र करता हूँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं। सुष्मिता सोचने लगी, फिर उसने पूछा, तो फिर इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? राजू को कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी राजू ने सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचा और अपनी हिचकिचाहट को दूर रखते हुए उसने सुष्मिता से कहा, मैडम, मेरी माँ आपको बहुत पसंद करती है। मेरी बात को गलत तरीके से मत लीजिएगा, लेकिन अगर शायद आप उनसे बात करें तो वो एमआरआई करवाने के लिए तैयार हो सकती हैं। राजू की बात सुनने के बाद सुष्मिता पहले मुस्कुराई और फिर हंसने लगी। राजू कंफ्यूज हो गया, क्या हुआ मैडम, आप हंस क्यों रही हैं? सुष्मिता ने कहा, तुम्हारी मम्मी बहुत स्वीट है राजू, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आंटी जी से बात करूंगी तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। राजू ने पूछा, मैं समझा नहीं, मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं होगा? सुष्मिता ने कहा, देखो, मेरे कहने पर शायद वो मान भी जाएं, लेकिन फिर बाद में उन्हें यही लगेगा कि तुमने जानबूझकर मुझसे कहलवाया। इस पर राजू ने कहा, तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, मैं तो कहकर देख चुका हूँ, वो मेरा कहना कभी नहीं मानेंगी। सुष्मिता थोड़ा सोचने लगी और फिर उसने कहा, एक काम करो, तुम उन्हें यूं ही ले आना किसी बहाने से, मैं उनसे मिल लूंगी और ये कह दूंगी कि मैं अपना कुछ रिसर्च कर रही हूँ जिसके लिए मुझे एक एमआरआई स्कैन चाहिए उनकी उम्र की किसी लेडी का, और मेरी रिक्वेस्ट पर वो वॉलंटियर कर दे। अगर आंटी से ऐसा कहूंगी तो वो फौरन करवा लेंगी, और अगर बाद में उन्हें इस बात का शक हुआ भी तो तुम फौरन कह देना कि वो सिर्फ उनका वहम है। राजू भी हंसने लगा और फिर उसने कहा, ठीक है मैडम, ये ज्यादा बेटर आइडिया है, आपने सही कहा, डायरेक्टली कहलवाना अच्छा नहीं होगा। सुष्मिता से मिलने के बाद राजू का मन काफी हल्का हुआ। वो उम्मीद कर रहा था कि उसका पाला नरेश सिंह से ना पड़े। उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी। उसका सारा ध्यान अपनी माँ पर था, उसकी उस बीमारी पर था, जिस वजह से शायद राजू की जान को खतरा था। राजू जब जब ये बात रियलाइज करता था उसे बड़ा अजीब सा महसूस होता था। उसे थोड़ा दुख भी होता था, डर भी लगता था, और अपनी माँ के लिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता था। राजू अपने कैबिन में पहुंचकर बैठा ही था कि अचानक से पियोन आया और उसने राजू से कहा, सर आपको 301 नंबर वाली मैडम बुला रही हैं। राजू ने जैसे ही वार्ड नंबर 301 सुना वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि शिफाली तो हॉस्पिटल से जा चुकी थी। राजू ने पूछा, कौन मैडम है वो? शिफाली मैडम तो यहाँ से जा चुकी है ना? उस पियन ने कहा, नहीं सर, वो दोबारा आ गई। राजू ये सुनते ही और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और उसने कहा, दोबारा आ गई? इसका क्या मतलब?
पियन ने कहा, पता नहीं सर, वो तो वहीं पर हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही आपको टाइम मिले आप उन्हें जाकर एक बार मिल लीजिए। ये कहकर वो पियोन वहां से चला गया। राजू ने अपना फोन निकाला और शिफाली का नंबर डायल किया, लेकिन रिंग होते ही शिफाली ने फोन भी काट दिया। क्या सच में वो हॉस्पिटल में आ गई है? बड़ी अजीब बात है। लेकिन जब एक बार डिस्चार्ज हो गई तो वो दोबारा हॉस्पिटल में क्यों आ गई? राजू अपने मन ही मन कह रहा था और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। वो जल्दी से उठा वार्ड नंबर 301 की तरफ जाने लगा। राजू जैसे ही 301 के अंदर गया, उसने देखा शिफाली अपने उसी बेड पर बैठी हुई राजू को देखकर मुस्कुरा रही थी। वही शैतानी मुस्कान, वही मस्करी करने वाला अंदाज। शिफाली के हाथ में उसका फोन था। राजू समझ गया कि शिफाली ने जानबूझकर राजू की कॉल रिसीव नहीं की। राजू भी शिफाली के यूं इस तरह अचानक से हॉस्पिटल वापस आ जाने पर कंफ्यूज था, लेकिन वह मुस्कुराने लगा और उसने पूछा, ये सब क्या मैडम? शिफाली ने कहा, सरप्राइज। मुझे पता था मेरे बिना तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, इसीलिए मैं दोबारा यहाँ पर आ गई। राजू के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शिफाली से क्या कहे। ये तो सचमुच एकदम पीछे लगने वाली बात हो गई थी। राजू को अब समझ में आ गया कि शिफाली उससे मस्करी भले ही कर रही है, लेकिन वो सचमुच में उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है, उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। वरना वो दोबारा हॉस्पिटल में क्यों आती? क्योंकि उसे कोई खास इंजरी नहीं हुई थी। राजू शिफाली के पास गया और उसने पूछा, आपको क्या हुआ है? राजू भी जानबूझकर शिफाली से मस्करी करने के मूड में आ गया था। शिफाली ने कहा, बस बुखार सा महसूस हुआ, तबीयत बड़ी अजीब सी लग रही थी। मुझे लगा अब मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसीलिए अब आप मेरा इलाज कर दीजिए ना। ये कहकर शिफाली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लीजिए, मेरी नस पकड़ कर देख लीजिए। राजू एकदम से हंस पड़ा। सच में मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। शिफाली ने कहा, अरे मेरा इलाज करो और क्या। राजू उसी तरह मुस्कुराता हुआ बोला, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, आपका इलाज मैं नहीं कर सकता। शिफाली अब थोड़ा सीरियस हो गई। उसने राजू की आंखों में आंखें डालकर बड़ी गहराई से कुछ सोचते हुए कहा, मेरा इलाज सिर्फ तुम ही कर सकते हो। राजू अब थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा। वो हिचकिचाने लगा और यहाँ वहां देखने लगा। ये बात शिफाली के समझ में नहीं आती थी कि आखिर राजू को प्रॉब्लम क्या थी। उसने कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या राजू? क्या मैं तुम्हें सच में अच्छी नहीं लगती? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ये कहते हुए शिफाली बड़ी उदास लग रही थी, लेकिन फिर अचानक से राजू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहकर राजू फिर से चुप हो गया। उसके अंदर एक अजीब सी उलझन थी। शिफाली ने कहा, तो फिर तुम्हें जो भी चीज परेशान कर रही है तुम खुलकर कहो ना। राजू ने कहा, मैं पहले भी इस बारे में शायद आपको बता चुका हूँ। शिफाली ने कहा, क्या बात है? राजू ने कहा, पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने ये बात आपसे कही है या नहीं, लेकिन जब से मेरा तान्या के साथ वो सब इशू हुआ जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा झटका लगा है, उसके बाद से मैं रिलेशनशिप में आने से डर सा गया हूँ, खास करके आपकी जैसी लड़की के साथ। ये सुनते ही शिफाली एकदम से हैरान हो गई। मेरी जैसी लड़की के साथ? इसका क्या मतलब है? राजू ने कहा, नहीं नहीं, इसका कोई गलत मतलब मत समझिए। मेरा कहने का मतलब रिश्तों में बराबरी होनी चाहिए। मैंने तो अपने पिछले एक्सपीरियंस से ही सीखा है। मैं तान्या को वो नहीं दे सकता था जो राकेश दे सकता था, और इसीलिए उसने मेरे साथ। इससे पहले कि राजू और कुछ कह पाता, शिफाली ने कहा, बकवास सोचते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता है। शिफाली ने राजू को समझाते हुए कहा, एक बात याद रखना राजू, कभी भी अपने जिंदगी के किसी एक तजुर्बे की वजह से हर इंसान को जज मत करना। राजू इसका जवाब देने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसे याद आया कि शिफाली वही इंसान है जिसने अपने फियांसे को जहर देकर मारा था। या फिर हो सकता है कि ये बात झूठ भी हो। राजू इस बारे में शिफाली को ना ही जज करना चाहता था और ना ही उससे बात करना चाहता था, लेकिन अगर शिफाली ने ऐसा किया होगा तो फिर शिफाली अपनी जगह पर बहुत सोच समझ कर बात कर रही थी, क्योंकि अगर वो अपने फियांसे से इतनी नफरत करती थी तो फिर राजू भी तो एक मर्द था। लेकिन राजू के लिए तो शिफाली का रवैया एकदम अलग था। शिफाली सचमुच लोगों को उनके कैरेक्टर से जज करती थी, ना कि अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से। राजू को यही महसूस हुआ, इसीलिए राजू ने शिफाली से इसके आगे कोई बहस नहीं करी। राजू ने बस मुस्कुराया और कहा, खैर जो भी हो, पता नहीं क्यों मुझे हिचक महसूस होती। शिफाली ने कहा, कोई बात नहीं। फिर शिफाली ने एक कदम से अपना एक्सप्रेशन बदल दिया। अब वो सीरियस नहीं थी। उसने मुस्कुराकर राजू के कंधे पर हाथ मारा और कहा, अरे चिल करो यार, तुम बात बात में सीरियस क्यों हो जाते हो? लाइफ को थोड़ा इजी लेना सीखो। तुम्हें जब ठीक लगे तब मेरे सामने आकर कह देना, शिफाली आई लव यू।
ये कहकर शिफाली ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। राजू एकदम से हड़बड़ा गया। उस वार्ड में तो कोई नहीं था, लेकिन राजू ने झट से पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, कहीं कोई आ तो नहीं रहा। राजू की घबराहट देखकर शिफाली भी हंसने लगी। इससे पहले कि राजू कुछ कहता, अचानक से राजू का फोन रिंग करने लगा। राजू ने देखा कि शिवा की कॉल आ रही थी। राजू ने फोन उठाया और शिवा ने फोन पर कहा, राजू जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ, चौधरी साहब की हालत बहुत नाजुक है। शिवा बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हें लाने के लिए अपना आदमी भेजा है, जो भी कर रहे हो सब कुछ छोड़कर अभी फौरन निकल आओ। राजू को यह मामला इतना अर्जेंट लग रहा था कि उसने फौरन कह दिया, ठीक है मैं निकलता हूँ। राजू समझ गया कि शायद चौधरी साहब की हालत कुछ ज्यादा ही सीरियस होगी और उनके बचने के चांसेस बहुत कम होंगे। शिफाली ने राजू से कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? राजू ने कहा, हाँ मुझे थोड़ा जाना होगा, कुछ अर्जेंट है। क्या? शिफाली ने एक बार फिर से पूछा। राजू शिफाली के सामने चौधरी साहब का जिक्र नहीं करना चाहता था, क्योंकि शिफाली फिर से उसे वही लेक्चर देने लगती कि उसे चौधरी साहब से दूर रहना चाहिए। इसलिए राजू ने कहा, थोड़ा अर्जेंट है, मैं बाद में आकर बताता हूँ। ये कहकर राजू वहां से जल्दी से निकल गया। राजू अभी हॉस्पिटल के बाहर निकला ही था कि अचानक से उसके सामने कार आकर रुकी। शिवा का आदमी जल्दी से कार से उतरा और उसने राजू के लिए दरवाजा खोल दिया। जल्दी बैठिए सर। राजू गाड़ी में बैठ गया और धूल को हवा में उड़ाती हुई वो गाड़ी वहां से चौधरी साहब के बंगले के लिए निकल पड़ी। ड्राइवर बहुत ही फास्ट गाड़ी चला रहा था। राजू थोड़ा घबरा गया। उसने ड्राइवर से कहा, थोड़ा आराम से चलाओ, अगर हम पहुंचेंगे ही नहीं तो चौधरी साहब बचेंगे कैसे? उस ड्राइवर ने राजू से कहा, शिवा सर का ऑर्डर है, गाड़ी 90 से नीचे नहीं चलानी है। राजू ने गाड़ी के स्पीडोमीटर को देखा, स्पीड 95 थी। जहाँ एक तरफ शिवा का आदमी राजू को लेकर चौधरी साहब के पास जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर नरेश सिंह के लोगों की गाड़ी आके रुकी। नरेश सिंह के एक आदमी ने रिसेप्शन एरिया पर जाकर राजू के बारे में पूछताछ की तो उसे पता चला कि राजू थोड़ी देर पहले कहीं बाहर गया है। नरेश सिंह के आदमी ने नरेश सिंह को फोन लगाकर ये बात बताई। नरेश सिंह ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, उसके घर का एड्रेस पता करो। यहाँ शिवा का आदमी राजू को लेकर चौधरी साहब के उस आलीशान बंगले पर पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही राजू जल्दी जल्दी बंगलों के अंदर गया। चौधरी साहब अपने बेडरूम में थे। शिवा राजू को बालकनी से ही खड़े दिखाई दे गया। राजू को देखते ही शिवा जल्दी से दौड़ता हुआ उसके पास आया। जल्दी चलो, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। राजू जैसे ही चौधरी साहब के कमरे में गया, राजू ने देखा कि चौधरी साहब का आधा हिस्सा अंगारे की तरह लाल रंग का हो गया था और वो आग की तरह धड़क रहा था। वहीं दूसरी तरफ उनके शरीर का आधा हिस्सा बर्फ की तरह ठंडा और नीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे चौधरी साहब के पास वक्त बहुत कम बचा है और वो दर्द से अपना पेट पकड़कर तड़प रहे थे। वो राजू को देख तो रहे थे, लेकिन उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। राजू ने अपने मन ही मन में अंगूठी से कहा, इनके पास कितना वक्त और बचा है? अंगूठी ने जवाब दिया, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अब इनके ऊपर कोई भी दवा असर नहीं करने वाली है। राजू ने कहा, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? अंगूठी ने कहा, इनका हाथ पकड़ो कुछ देर के लिए, तुम इनकी तकलीफ अपने ऊपर ले सकते हो। अगर तुमसे दर्द बर्दाश्त हो गया तो थोड़ी देर में चौधरी साहब नॉर्मल हो जाएंगे। अंगूठी की बात सुनकर राजू ने चौधरी साहब के दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए। अंगूठी अपना करिश्मा दिखाकर चौधरी साहब का सारा दर्द राजू को देने वाली थी। इसीलिए राजू ने शिवा और उसके आदमी से कहा, आप लोग प्लीज बाहर चले जाइए। शिवा के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कमरे से बाहर जाना चाहता था। इस वक्त वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि राजू पर भी नहीं। ना जाने क्यों जब चौधरी साहब पर बात आती थी तो शिवा जरा सा भी चांस नहीं लेना चाहता था। लेकिन फिर राजू ने शिवा को समझाया, अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो मैं अपना प्रोसेस पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम करने क्या वाले हो? शिवा ने पूछा। राजू ने कहा, मैं जो भी करने वाला हूँ आपको नहीं दिखा सकता। अगर आपको भरोसा है तो आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। राजू ने जिस अंदाज में कहा था, इस अंदाज को देखकर शिवा समझ गया कि राजू से जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। अगर शिवा उसे बंदूक की नोक पर धमकाना भी चाहे तो शायद राजू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिवा ने रिस्क लिया और वो अपने आदमियों को लेकर कमरे से बाहर चला गया। अंगूठी एक्टिवेट हुई और धीरे धीरे अपना असर शुरू करने लगी। देखते ही देखते चौधरी साहब का शरीर ठीक होने लगा और वहीं दूसरी तरफ राजू के पेट में बुरी तरह से दर्द उठा, जैसे उसके पेट में 100 चींटियां काट रही हों। अब राजू को समझ आ रहा था कि आखिर चौधरी साहब किस दर्द से जूझ रहे थे। उसकी माँ कुछ दिनों के लिए किस दर्द से जूझ रही थी। सचमुच ये दर्द बर्दाश्त करने लायक नहीं था। राजू के हाथ से चौधरी साहब का हाथ छूट गया और वो दर्द से कराता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटनों ने जवाब दे दिया था।
राजू से इतना दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, लेकिन अंगूठी ने राजू के शरीर में उस दर्द का असर ज्यादा देर तक फैलने नहीं दिया। देखते ही देखते राजू भी थोड़ी देर में ठीक हो गया। चौधरी साहब भी रिलैक्स महसूस कर रहे थे, लेकिन इस बीमारी और दर्द की वजह से चौधरी साहब इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी आंखों की पुतलियां भी नहीं हिल रही थी। उनकी आंखें बस एक टुक सीलिंग की तरफ देखे जा रही थी। राजू खुद को संभालता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने चौधरी साहब के नब्ज को देखा। तब चौधरी साहब की नब्ज काफी ठीक चल रही थी, उनका शरीर भी नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका था। राजू ने पूछा, चौधरी साहब आप ठीक है ना? चौधरी साहब ने बड़ी मुश्किल से राजू की तरफ अपनी नजरें की और फिर अपनी आंखें बंद करके उन्होंने इशारा किया कि वो ठीक है। राजू ने कमरे का दरवाजा खोला। शिवा बाहर ही खड़ा इंतजार कर रहा था। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। उसने दरवाजा खुलते ही झांक कर अंदर चौधरी साहब को देखा। वो ठीक है ना? शिवा ने बेचैन होकर कहा। और फिर शिवा जल्दी से कमरे के अंदर आया और उसने चौधरी साहब को देखा। चौधरी साहब कुछ बोल नहीं रहे थे, वो शांत ऐसे ही पड़े हुए थे। शिवा ने फिर मुड़कर राजू की तरफ देखा, लेकिन राजू ने अपनी आंखें बंद करके और गर्दन हिलाते हुए शिवा को इशारे से समझाया कि चौधरी साहब बिल्कुल ठीक है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब जाकर शिवा थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और फिर राजू के पास आकर बोला, आखिर कब तक चलता रहेगा ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बहुत कोशिश की राजू, लेकिन कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिला जो चौधरी साहब का इलाज कर सके। सिर्फ एक तुम ही हो जिसने उन्हें इतनी बुरी स्थिति से निकालकर 1 महीने की जिंदगी दी है। कुछ सोचो राजू, तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। राजू ने मायूस होकर अपनी गर्दन झुका ली और फिर ना में सिर हिलाते हुए उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं चौधरी साहब की कोई और मदद कर सकता हूँ। अंगूठी ने यह बात राजू को मन ही मन में बता दी थी कि चौधरी साहब के बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए राजू शिवा से ये बात छुपाना नहीं चाहता था। आखिर वो झूठी उम्मीद देकर क्या ही कर लेगा। एक न एक दिन तो शिवा को पता चल ही जाएगा कि चौधरी साहब बहुत जल्द अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। राजू कभी कभी ये भी सोचता था कि क्या शिवा का और चौधरी साहब का एक मालिक और नौकर से बढ़कर भी कोई रिश्ता था? क्या वो दोनों रिश्तेदार थे? आखिर इतना गहरा अटैचमेंट किसी नौकर को अपने मालिक से कहाँ होता है? क्योंकि राजू शिवा के चेहरे पर ऐसा दर्द देख सकता था जो आमतौर पर अपनों के लिए ही दिखता है। शिवा ने राजू का हाथ पकड़ा और उसे चौधरी साहब के पास लेकर आया। चौधरी साहब उन दोनों को ही देख रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, जैसे वो राजू और शिवा को आंखों ही आंखों में शुक्रिया कर रहे हो कि उन दोनों ने मिलकर उनका कितना ख्याल रखा है। शिवा ने राजू से कहा, तुम्हें पता है राजू, इस दुनिया में मेरा बाप नहीं है, लेकिन अगर मैंने किसी को अपने बाप की जगह दी है तो वो सिर्फ चौधरी साहब है। तुम्हें कभी कभी ऐसा जरूर लगता होगा कि मैं चौधरी साहब के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों रहता हूँ। तुम्हारे मन में ये बात जरूर चलती होगी और उस बात का जवाब यही है। मुझे बताओ, मैं अपने पिता समान इस नेक इंसान को बचाने के लिए आखिर क्या करूं? राजू ने नाउम्मीद होकर कहा, अफसोस, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता भाई। चौधरी साहब को बचाया नहीं जा सकता। जैसे ही राजू ने ये बात कही, शिवा को एकदम से गुस्सा आया और उसने राजू का कॉलर पकड़ लिया, क्योंकि चौधरी साहब ये सारी बातें सामने से ही सुन रहे थे और इस बात से शिवा को बहुत तेज गुस्सा आ गया कि राजू ने चौधरी साहब के सामने ही ऐसी नाउम्मीद वाली बात कर दी थी। फालतू की बात मत करो मेरे सामने, शिवा ने बहुत गुस्से में राजू से कहा और फिर उसने चौधरी साहब की तरफ देख कर कहा, आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिएगा चौधरी साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ एक मामूली सा डॉक्टर है, बस इसने आपकी इस बीमारी को समझ लिया है, इसी वजह से ही ये आपका इलाज थोड़ा बहुत कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई और डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। उसके बाद शिवा ने गुस्से से अपनी जेब से गन निकाली और राजू के माथे पर पॉइंट करते हुए कहा, कुछ भी मत बोला कर, समझा? इस बार राजू को भी गुस्सा आ गया और उसने शिवा की गन अपने माथे से हटाकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, बात बात पर मेरे ऊपर गन तान देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी शिवा। चौधरी साहब को कोई नहीं बचा सकता, उनकी जिंदगी इतनी ही है। जैसे ही राजू ने ये बात कही, शिवा ने अपनी गन अनलॉक कर दी, लेकिन फिर अचानक से चौधरी साहब अपनी कमजोर आवाज से बोल पड़े, शिवा। तभी शिवा और राजू ने चौधरी साहब की तरफ देखा। चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। शिवा और राजू दोनों ही झुककर उनको सुनने की कोशिश करने लगे। क्या हुआ चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? राजू ने पूछा। शुक्रिया राजू, चौधरी साहब ने अपनी उसी टूटी हुई आवाज में कहा। शिवा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उसके बाद चौधरी साहब ने शिवा से कहा, राजू को उसके घर ले जाकर छोड़ दो। चौधरी साहब के कहने पर शिवा फौरन शांत हो गया। उसने खुद पर काबू रखा और फिर उसने आधे मन से राजू से कहा, ठीक है चलो,
मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन राजू ने झट से जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। राजू का मन शिवा की तरफ खट्टा हो गया था, लेकिन उसने चौधरी साहब की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा झुककर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए चौधरी साहब, लेकिन मैं सच में आपकी मदद नहीं कर सकता। चौधरी साहब के होठों पर फिर भी मुस्कान थी। उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो राजू का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से राजू का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और फिर कहा, कोई बात नहीं। और फिर चौधरी साहब ने एक बार फिर राजू को शुक्रिया कहा और फिर उन्होंने राजू का हाथ छोड़ दिया। राजू ने अपनी जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला और उस पर 2-4 दवाइयों के नाम लिखकर शिवा को पकड़ाया। ये चौधरी साहब को दे देना, उनकी वीकनेस थोड़ी कम हो जाएगी। ये कहकर राजू वहां से चला गया। राजू चौधरी साहब के बंगले से निकला और सीधा अपने घर गया, क्योंकि अब लगभग शाम हो चली थी। लेकिन जैसे ही राजू अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके घर के सामने 2 बड़ी सी काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। राजू समझ गया कि कुछ गड़बड़ थी। आखिर उसके घर में ऐसा कौन आया है जिसके पास इतनी महंगी गाड़ियां थी। उसके मन में जो ख्याल आ रहा था वो सिर्फ नरेश सिंह का ही ख्याल आ रहा था और राजू दुआ मना रहा था कि उसका अंदाजा गलत निकले। लेकिन राजू जैसे ही घर के अंदर गया, उसने देखा कि कई सारे लोग उसके घर के अंदर बैठे हुए थे। राजू की माँ उन सबको चाय दे रही थी। वो सारे लोग काले रंग के सूट बूट में हट्टे कट्टे लंबे चौड़े थे। राजू उनमें से 1-2 लोगों को देखकर पहचान गया जो नरेश सिंह के आदमी थे। लेकिन वहां पर नरेश सिंह नहीं था, वहां पर जसप्रीत था जो उन सब के बीच में बैठा हुआ था। उसने जैसे ही राजू को देखा वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ। कैसे हैं डॉक्टर साहब? हम बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये कहते हुए जसप्रीत राजू के पास आकर गले लग गया। राजू ने जसप्रीत का कोई जवाब नहीं दिया और राजू अपनी माँ की तरफ देखने लगा। राजू की माँ बुरी तरह से घबराई हुई थी और ये घबराहट राजू जानकी की आंखों में देख सकता था। आंखों ही आंखों में जानकी राजू से शायद सवाल भी पूछ रही थी कि आखिर ये सब कौन है। राजू ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप अपनी माँ को लेकर किचन में गया। जानकी ने मुस्कुराते हुए राजू से पूछा, ये सब क्या है राजू, कौन है ये लोग? राजू ने सबसे पहले जानकी को शांत रहने के लिए कहा, पैनिक मत करो, सब ठीक है। फिर राजू ने अपनी माँ से कहा, तू घबरा मत, हो सकता है इन्हें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, वो सब ठीक हो जाएगा। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग राजू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग अचानक से घर में घुस गए और पूछ रहे थे कि तू कहाँ है, तुझसे मिलना है, ये तुझे कहीं ले जाना चाहते हैं क्या? मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। राजू तू सच बता, तूने कुछ किया है क्या? कौन है ये लोग? राजू की माँ शांत ही नहीं हो रही थी। राजू ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ से कहा, देख माँ, अगर तू शांत नहीं होगी तो मैं उनसे बात कैसे कर पाऊंगा? मैंने कहा ना, वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, मुझे कुछ नहीं होगा और तू भी ज्यादा पैनिक मत कर। ये बात और थी कि राजू मन ही मन खुद भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। हालांकि उसके पास अंगूठी थी। राजू जानता था कि नरेश सिंह के लोग चाहकर भी उसका बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन राजू सबके सामने अपनी पावर दिखाना नहीं चाहता था। न जाने इससे और कितने सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती। इसीलिए राजू ने अपनी माँ से कहा कि वो चुपचाप किचन में ही रहे। फिर राजू किचन से बाहर आया और जसप्रीत के पास गया। अब जसप्रीत का एक्सप्रेशन काफी बदला बदला सा लग रहा था। जसप्रीत ने राजू को धीमी आवाज में धमकाते हुए कहा, तुम्हें सर ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। राजू जानता था कि जसप्रीत से बहस करने का या उसे मना करने का कोई फायदा नहीं था। राजू चाहे हाँ करे या ना करे, जसप्रीत उसे अपने साथ लेकर ही जाएगा। इसके अलावा भी अगर राजू हाथापाई करना चाहता या अंगूठी की पावर इस्तेमाल करता तो भी वो जानकी की वजह से ऐसा नहीं करना चाह रहा था। राजू ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कहकर राजू दोबारा जानकी के पास आया और उसे अच्छी तरह से समझाने लगा कि जानकी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस राजू को अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सके। जानकी बार बार राजू से सवाल कर रही थी कि किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो आखिरकार राजू को कहना पड़ा कि ये मामला सुष्मिता से रिलेटेड है। सुष्मिता उसे एक पार्टी में लेकर गई थी जहाँ पर इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसमें नरेश सिंह को लगता है कि वो सुष्मिता को पसंद करता है। राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बस जाकर यही बोलूंगा कि मेरे और सुष्मिता मैडम के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जब राजू ने जानकी को ये सारी बातें बताई तो अब जानकी भी सोच में पड़ गई। वो भी यही सोचने लगी कि राजू को सुष्मिता से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जानकी भी नहीं चाहती थी कि राजू सुष्मिता की वजह से किसी बड़ी मुसीबत में पड़े। जानकी को नहीं पता था कि सुष्मिता के पीछे इस तरह का खतरनाक आदमी पड़ा हुआ था। जानकी ने राजू से कहा, बेटा, तुझे सुष्मिता से ज्यादा दोस्ती बनाने की जरूरत नहीं है।
राजू ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? मैं क्यों उससे कोई दोस्ती बनाऊंगा? मैंने कहा ना, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और वैसे भी सुष्मिता के लिए तो तू ही पीछे पड़ी थी मेरे। सुष्मिता कर रही थी, अब देखो क्या हो गया। खैर, राजू ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ये कहकर राजू वहां से गया, लेकिन जानकी का दिल घबरा रहा था। आखिर वो राजू की माँ थी, पता नहीं ये लोग उसके बेटे के साथ कहीं कुछ कर ना दें। ये सोचकर जानकी वहां पर खड़े सभी को देख रही थी। राजू जसप्रीत के साथ वहां से जाने लगा। जसप्रीत के सारे आदमी भी उस घर से निकले। राजू चुपचाप जसप्रीत के साथ उसी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। जसप्रीत बार बार राजू की तरफ देखे जा रहा था और राजू चुपचाप शांत बैठा था। लेकिन आखिरकार राजू ने पूछ लिया, तुम लोगों को ऐसा शक क्यों हो रहा है कि मेरे और सुष्मिता मैडम के बीच में कुछ है? सिर्फ उन्होंने एक बार पार्टी में कह दिया इसीलिए? जसप्रीत ने कहा, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं, तुमसे डायरेक्ट मेरे सर बात करेंगे, उन्हीं को जवाब देना जो देना है। राजू ने भी रूखे अंदाज में जसप्रीत से कहा, तो फिर मुझे इस तरह घूरना बंद करो, मुझे घूरने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। जसप्रीत राजू की तरफ देखकर और भी ज्यादा घूरने लगा और उसने राजू को धमकाते हुए कहा, तुम इस वक्त ऑर्डर देने की पोजीशन में नहीं हो, समझे? मैं सर के कहने पर चलता हूँ, लेकिन मेरे पास खुद भी कुछ डिसीजंस लेने की पावर्स है। राजू ने कंफ्यूज होकर पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। जसप्रीत ने अपनी जेब से एक गन निकाली और डैशबोर्ड खोलकर उसके अंदर रख दिया और डैशबोर्ड बंद कर दिया। राजू समझ गया कि जसप्रीत उसे क्या जताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद से राजू ने कुछ नहीं कहा। वो खामखा जसप्रीत से बहस करके मामला खराब नहीं करना चाहता था। आखिर में जसप्रीत राजू को लेकर नरेश सिंह के मेंशन पर पहुंचा, जहां नरेश सिंह अपने कमरे में राजू का इंतजार कर रहा था। नरेश सिंह एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही सीरियस था। जसप्रीत ने राजू के लिए कमरे का दरवाजा खोला और उसे अंदर जाने का इशारा किया। उस कमरे के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ नरेश सिंह ही था। राजू ने अंदर जाते ही नरेश सिंह से पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है मेरे और सुष्मिता मैडम के बीच में कुछ है? नरेश सिंह काफी देर तक चुप रहा। वो कुछ बात ही नहीं कर रहा था। वो बस राजू को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो राजू की औकात नापने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सुष्मिता इस तरह के लड़के को सचमुच में पसंद कर सकती है या नहीं। नरेश सिंह ने कहा, सुष्मिता तुझे पसंद करती हो या ना करती हो, सच्चाई ये है कि उसने तेरी वजह से मेरे साथ सगाई तोड़ दी और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे रास्ते में तू आ रहा है, इसलिए तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजू ये सुनते ही एकदम से घबरा गया। उसने देखा कि नरेश सिंह अपने बगल से एक ड्रॉर खोलकर गन निकालकर उसे लोड करने लगा। राजू ने कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। राजू की अंगूठी अब एक्टिवेट होने लगी थी। राजू ने अपने मन ही मन में इरादा कर लिया था कि अब वो बातों से काम नहीं लेगा। उसे अपनी अंगूठी की ताकत इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी, भले ही इसके लिए वहां पर फिर से कई सारे लोग मार खाकर गिर पड़े। राजू हाथापाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन फिर अचानक से नरेश सिंह रुक गया। फिर उसने राजू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू इतना कॉन्फिडेंस में इसीलिए बोलता है ना क्योंकि तेरे सर पर उस चौधरी का हाथ है? राजू ने कहा, ऐसी बात नहीं है, जो सही बात होती है मैं बस वही बोलता हूँ। आपको सिर्फ गलतफहमी हुई है। मेरा और सुष्मिता मैडम का आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो बस मेरी एक सीनियर है। नरेश सिंह काफी देर तक अपने हाथ में गन लेकर कुछ सोचता रहा। राजू चुपचाप वहां पर खड़ा रहकर इंतजार कर रहा था कि नरेश सिंह आखिर उसके साथ क्या करेगा। अगर नरेश सिंह उसके साथ किसी तरह की भी कोई हरकत करेगा तो फिर राजू जवाब देने के लिए भी तैयार था, लेकिन नरेश सिंह कुछ नहीं कर रहा था। आखिर में नरेश सिंह ने अपना सर उठाकर राजू की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, बाहर जा और जसप्रीत को अंदर भेज। राजू समझ नहीं पाया कि आखिर नरेश सिंह के मन में क्या चल रहा था। राजू थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था और घबरा रहा था। राजू के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी चल रही थी कि उसकी माँ घर पर अकेली है। कहीं ऐसा ना हो कि नरेश सिंह ने अपने कुछ आदमी उसके घर पर भेज दिए हों। वो खुद तो यहाँ पर मारपीट करके बच जाएगा, लेकिन उसकी माँ का क्या होगा? यह सोचकर राजू को लगा कि उसे समझदारी और बड़ी नरमी से पेश आना चाहिए। वो चुपचाप कमरे से बाहर गया और उसने जसप्रीत से कहा, तुम्हें तुम्हारे बॉस बुला रहे। जसप्रीत कमरे के अंदर आया और उसने नरेश सिंह से पूछा, जी सर, बताइए क्या करना है। नरेश सिंह ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह लड़का सुष्मिता को पसंद करता है, हो सकता है कि ये सच कह रहा हो। जसप्रीत ने कहा, सर ये भी तो हो सकता है कि ये झूठ कह रहा हो, या हो सकता है ये नाटक कर रहा हो आपकी पावर देखकर, और मुझे लगता है ये बुरी तरह डर गया है।
ऊपर से इसकी एक माँ भी तो है घर पर, शायद अपनी माँ की वजह से ऐसा बोल रहा हो। नरेश सिंह ने पूछा, क्या फर्क पड़ता है, अगर डर रहा है तो भी अच्छी बात है। तभी जसप्रीत ने कहा, लेकिन सर कहीं आज ये यहाँ से गया और बाद में मैडम को लेकर कहीं। ये कहकर जसप्रीत रुक गया। उसमें आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि नरेश सिंह की आंखों में उसने गुस्सा देख लिया था। लेकिन फिर नरेश सिंह ने भी अपने गुस्से को काबू में रखा और लॉजिकली शांत दिमाग से सोचकर कहा, मैं चौधरी साहब से किसी तरह का कोई पंगा नहीं लेना चाहता। अगर ये लड़का चौधरी साहब का खास है और इसे मैंने मार दिया तो हो सकता है बाद में इसका कोई ना कोई इशू बन जाए। अगर ये बार बार मना कर रहा है तो एक बार इसे छोड़कर देखते हैं। जसप्रीत ने कहा, ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। फिर नरेश ने उसे कहा, इसे इसके घर छोड़ दो, अगर थोड़ा बहुत भी शक हुआ तो फिर कोई ना कोई एक्शन ले लेंगे। जसप्रीत कमरे से बाहर आया और उसने राजू से कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दो। ये कहकर जसप्रीत आगे बढ़ने लगा, लेकिन राजू वहीं पर खड़ा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। राजू सोच में पड़ गया कि आखिर नरेश सिंह राजू की बातों से कैसे कन्विंस हो गया। उसे कैसे यकीन हो गया था कि राजू सच कह रहा था। जब राजू काफी देर तक वहीं पर खड़ा था तो जसप्रीत को नोटिस हुआ कि उसके पीछे राजू आ ही नहीं रहा। जसप्रीत एकदम से रुक गया और उसने दूर खड़े हुए राजू को देखकर कहा, क्या प्रॉब्लम है, चलो। राजू जल्दी से जसप्रीत के पीछे पीछे जाने लगा। जसप्रीत अपनी गाड़ी में राजू को उसके घर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक सुनसान जगह से जब जसप्रीत की गाड़ी गुजर रही थी तो अचानक से एक मोटरसाइकिल पर सवार आदमी जसप्रीत की गाड़ी के सामने आ गया। जसप्रीत ने झट से ब्रेक लगाई और गाड़ी रोकी। उस मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा जसप्रीत को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस मोटरसाइकिल वाले के पास एक गन थी। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरा और जसप्रीत भी जल्दी से अपना डैशबोर्ड खोलकर अपनी गन निकालने की कोशिश करने लगा। राजू भी जसप्रीत के ठीक बगल में बैठा हुआ था और वो बुरी तरह घबरा गया था। राजू की अंगूठी एक्टिवेट होने लगी थी। राजू कुछ करने ही वाला था, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि राजू भी समझ नहीं पाया कि आखिर वहां पर हो क्या रहा था। उस मोटरसाइकिल वाले ने जसप्रीत के सर पर गोली मार दी। जसप्रीत वहीं मर गया। वो मोटरसाइकिल वाला जल्दी से दौड़कर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और स्टार्ट करके जाने लगा। राजू जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर उस मोटरसाइकिल वाले के पीछे दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो मोटरसाइकिल वाला बहुत स्पीड में वहां से निकल गया। राजू ने पलटकर जसप्रीत को देखा और जल्दी से उसके पास आया। राजू जसप्रीत को देखकर ही समझ गया था कि अब उसके बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। गोली लगते ही जसप्रीत का दम निकल चुका था, क्योंकि गोली ठीक उसके सर में लगी थी और उसके सर के आर पार हो गई थी। राजू बड़ी ही टेंशन में आ गया था। तेरे की ये क्या हो गया? राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दाएं बाएं अपने चारों तरफ देख रहा था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे फोन करके किसी को बुलाना चाहिए या चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए। राजू को लगा कि सबसे पहले उसे अब उसकी माँ के पास चले जाना चाहिए। राजू को जानकी की बहुत फिक्र हो रही थी। पता नहीं वो क्यों ऐसे लोगों के बीच में फंस गया। राजू वहां से जा ही रहा था कि अचानक से जसप्रीत का फोन बजने लगा, जो जसप्रीत के जेब में रखा हुआ था। राजू एकदम से रुका और वहां पर आया। उसने 2 पल के लिए कुछ सोचा और फिर जसप्रीत के जेब से उसका फोन निकाल कर देखा। नरेश सिंह उसे कॉल कर रहा था। राजू बुरी तरह से डर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे कॉल रिसीव करनी चाहिए या नहीं। एक पल के लिए राजू को लगा कि उसे कॉल रिसीव करके ईमानदारी से बता देना चाहिए कि वहां पर क्या हुआ था। लेकिन क्या नरेश सिंह राजू पर भरोसा करेगा? क्या उसे यकीन होगा कि जसप्रीत को किसी अनजान इंसान ने मार दिया था? या फिर राजू को इन सारे झमेलों में पड़ना ही नहीं चाहिए, उसे चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए? लेकिन फिर नरेश सिंह को तो आखिर में पता लगने ही वाला था कि राजू को वापस ले जाते हुए रास्ते में ही कुछ हुआ था। राजू ये बात कभी नहीं छुपा पाएगा, इसीलिए राजू ने फौरन कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही नरेश सिंह ने पूछा, वापस आने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन दूसरी तरफ से राजू ने कहा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। नरेश सिंह 2 सेकंड के लिए चुप था। फिर उसने पूछा, जसप्रीत का फोन तुम्हारे पास क्यों है? राजू ने कहा, क्योंकि जसप्रीत को किसी ने गोली मार दी है। ये सुनते ही नरेश सिंह एकदम से चौंक गए। क्या हो गया वहां पर? कहां पर हो तुम? राजू ने सारी बातें बताई, लेकिन राजू की बातें सुनकर नरेश सिंह कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, मैं अपने आदमी भेज रहा हूँ, वहीं पर रहना। जिस तरीके से नरेश सिंह ने ये बात कही थी, राजू समझ गया कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है। राजू समझ गया कि वो कितनी सफाई दे दे, लेकिन नरेश सिंह अब उस पर भरोसा नहीं करेगा। राजू ने अपना दिमाग चलाया और एक प्लान बनाया। वो सबसे पहले अपने घर जाएगा और अपनी माँ को लेकर चौधरी साहब के पास जाएगा।
चौधरी साहब के बंगले पर राजू कम से कम इतना सुरक्षित रह सकता था कि नरेश सिंह उसे फौरन जान से नहीं मारेगा। राजू जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी अपने घर पहुंचा। दरवाजे को धक्का देता हुआ जब राजू अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजे की आवाज सुनकर उसकी माँ भी घबरा गई। जानकी जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई और उसने राजू को इस तरह हड़बड़ी में देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? जानकी राजू का इंतजार कर रही थी। वो दुआ मना रही थी कि राजू जल्द से जल्द वापस आ जाए, लेकिन जिस तरह से राजू वापस आया था जानकी को लगा था कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी। शायद वो लोग राजू के पीछे आ रहे थे। तू तो कुछ मुझे बता ही नहीं रहा है राजू, आखिर चल क्या रहा है ये सब? राजू जानकी की बात सुन ही नहीं रहा था। वो बस जानकी के कमरे में आया और उसकी अलमारी से कुछ जरूरी सामान निकाल कर एक झोले में रखने लगा। हमें जल्दी से निकलना होगा माँ, मेरे पास समझाने के लिए अभी टाइम नहीं है। लेकिन बात क्या हो गई? तुझे अचानक से क्या हो गया? वो तुझे कहाँ लेकर गए थे? क्या बात हुई तुम लोगों में? जानकी ने पूछा। राजू ने अपनी माँ की बातों को इग्नोर करके अपने कुछ कपड़े लिए और उस झोले में डालकर जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलने लगा। कुछ तो बता मुझे, आखिर चल क्या रहा है? जानकी ने फिर पूछा। ये सब मैं बाद में समझा दूंगा माँ, मेरी बात मान, अभी मेरे से कोई सवाल मत कर, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। राजू जानता था कि उसके लिए एक एक पल बहुत कीमती था। इस वक्त नरेश सिंह के आदमी कब वहां पर पहुंच जाएंगे कुछ पता नहीं था। राजू ने एक ऑटो रिक्शा की और फौरन चौधरी साहब के बंगले की तरफ जाने लगा। जैसे ही राजू और जानकी अपने घर से निकले थे वैसे ही थोड़ी देर में नरेश सिंह के लोग राजू के घर तक पहुंच गए, क्योंकि जहां पर जसप्रीत की मौत हुई थी वहां पर नरेश सिंह के लोगों को राजू नहीं मिला था और नरेश सिंह ने फौरन उन्हें राजू के घर जाकर उसे पकड़ने के लिए कह दिया था। लेकिन यहाँ पर तो राजू के घर पर कोई था ही नहीं। नरेश सिंह के आदमी ने फोन लगाया और नरेश सिंह को बताया, सर यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये सुनते ही नरेश सिंह के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने सामने पड़ी टेबल पर जोर से लात मारी। लात मारते ही नरेश सिंह को खुद ही दर्द हुआ क्योंकि उसकी पीठ पर गोली लगी हुई थी। फिर नरेश सिंह ने फोन पर कहा, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर नरेश सिंह उठा और अपने लोगों के साथ अपने बंगलों से निकल गया। रास्ते में राजू बार बार ऑटो रिक्शा वाले को बोल रहा था, भैया थोड़ा जल्दी भगा लो। जानकी ने झुंझलाते हुए राजू से पूछा, मुझे सब कुछ बता, बहुत हो गया तेरा राजू। राजू ने अब अपनी माँ को शांत करते हुए कहा, माँ गलती से उसका आदमी मारा गया है। किसका आदमी? जानकी ये सुनकर और भी ज्यादा घबरा गई। जब राजू ने उसे बताया कि वो नरेश सिंह का आदमी था और वो वही आदमी था जो मुझे लेने के लिए घर पर आया था, किसी ने उसको मार दिया। पता नहीं किसने, लेकिन उसका बॉस यही समझेगा कि शायद मैंने उसे मारा है। ये सुनकर जानकी ने अपना माथा पकड़ लिया और रोने लगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में? राजू ने कहा, तू फिक्र मत कर, हम लोग चौधरी साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ हमें वो नरेश सिंह कुछ नहीं कर सकता। जानकी ने कहा, लेकिन चौधरी साहब भी हमें कब तक बचाएंगे? हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए। राजू ने जानकी का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके दिमाग में कई सारी उथल पुथल चल रही थी। राजू को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि शहर छोड़ना इतना आसान नहीं था। राजू अभी अभी डॉक्टर बना था, उसे अपना करियर बनाना था, उसे कुछ बड़ा करना था और उसने किसी का खून तो किया भी नहीं था। फिर वो शहर छोड़कर क्यों भागे? रात के 10 बज रहे थे। राजू अपनी माँ को लेकर चौधरी साहब के बंगलों पर पहुंचा। मेन गेट पर खड़े गार्ड ने दूर से रिक्शा वाले को रुकने का इशारा किया और अपनी गन तान कर सामने खड़ा हो गया। राजू ने अपना सर बाहर निकालकर उस गार्ड से कहा, मैं हूँ रजनीश, डॉक्टर रजनीश, चौधरी साहब मुझे जानते हैं। राजू को देखते ही वो मेन गार्ड अपनी बंदूक नीचे करके फौरन दौड़ता हुआ वहां पर आया। डॉक्टर साहब आप यहाँ पर कैसे? उस मेन गार्ड ने ऑटो रिक्शा के अंदर बैठी जानकी को देखा। राजू ने मेन गार्ड से कहा, सॉरी मैं बिना बुलाए आया हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे चौधरी साहब से मिलना है। वो मेन गार्ड थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि बिना इजाजत के इतनी रात को बंगलों के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए उस गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी सर, वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेने दीजिए। उस गार्ड ने अपने वॉकी टॉकी पर सिक्योरिटी इंचार्ज से पूछा, चौधरी साहब से मिलने के लिए डॉक्टर साहब आए हैं, जरा पता करके बताओ अंदर बुला सकते हैं या नहीं। थोड़ी देर में बंगलों के अंदर से शिवा खुद बाहर आया और उसने राजू और उसकी माँ को बंगलों के बाहर इंतजार करता देख पूछा, राजू सब ठीक तो है ना? राजू ने कहा, नहीं भाई, थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मैं थोड़ी परेशानी में हूँ, इसीलिए माँ को यहाँ पर लेकर आया हूँ। शिवा राजू और उसकी माँ की हालत को देखकर समझ गया था कि जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। हालांकि शिवा को
थोड़ा बहुत शक इस बात का भी हो रहा था कि कहीं इसके पीछे नरेश सिंह का हाथ तो नहीं, और अगर ऐसा था तो फिर शिवा जानता था कि इस मामले में अगर वो राजू की मदद करेगा तो उसे नरेश सिंह से उलझना पड़ सकता है। शिवा भी थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने उन्हें अंदर आने से मना नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि चौधरी साहब कभी भी राजू को मना नहीं करेंगे। राजू को इस वक्त मदद की जरूरत थी। उसे लग रहा था चौधरी साहब उसकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि राजू ने खुद चौधरी साहब की जान बचाई थी। अंदर आ जाओ, शिवा ने राजू से कहा। शिवा राजू और उसकी माँ को लेकर सीधा बंगलों के अंदर चला गया और वहां पर एक हॉल में उन्हें बैठाकर उनसे कहा, मैं अभी चौधरी साहब को बुलाता हूँ। शिवा चौधरी साहब से मिलने के लिए चला गया। राजू की माँ जानकी उस आलीशान बंगले को चारों तरफ से निहार कर देख रही थी। वो बहुत हैरान थी। चौधरी साहब तो सचमुच बहुत बड़े आदमी लगते हैं, राजू ने कहा। उम्मीद करता हूँ कि जितना सोच रहा हूँ वो इतने बड़े ही आदमी निकले और नरेश सिंह से हमें बचा लें। यहाँ शिवा चौधरी साहब के कमरे में पहुंचा। अब चौधरी साहब की हालत काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। राजू की बताई हुई दवाई से उनकी कमजोरी काफी हद तक जा चुकी थी। वो अब चल फिर भी पा रहे थे। शिवा ने उन्हें सारी बातें बताई। चौधरी साहब फौरन अपने कमरे से निकलकर हॉल में राजू से मिलने के लिए आए। राजू, सब ठीक तो है ना? चौधरी साहब ने पूछा। चौधरी साहब ने जानकी को नमस्ते किया। राजू और जानकी दोनों ही चौधरी साहब को देखकर खड़े हो गए थे, लेकिन चौधरी साहब ने उन्हें कहा, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। चौधरी साहब ने पहले ही राजू को समझाया था कि उसे शहर छोड़ देना चाहिए, लेकिन राजू ने उनकी बात नहीं सुनी। अब राजू खुद उनसे मदद लेने के लिए आया था, इसीलिए अब राजू को नरेश सिंह के बारे में चौधरी साहब से बात करने में हिचक महसूस हो रही थी। राजू थोड़ा हिचकिचा रहा था और अपनी बात कैसे शुरू करे यही सोच रहा था। राजू की नर्वसनेस और उसकी हिचकिचाहट देखकर चौधरी साहब समझ गए कि बात क्या है। उन्होंने राजू से पूछा, नरेश सिंह परेशान कर रहा है? राजू ने फौरन जवाब दिया, जी। चौधरी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था राजू, तुम्हें शहर छोड़ देना चाहिए। मामला पहले ही काफी खराब हो गया था। आज नहीं तो कल ये बात तो होनी ही थी। लेकिन फिर राजू ने चौधरी साहब को समझाते हुए कहा, प्रॉब्लम वो नहीं है चौधरी साहब, सब कुछ ठीक हो गया था। मैंने नरेश सिंह से सारा मैटर क्लियर कर भी लिया था, लेकिन अभी अभी नरेश सिंह का आदमी जब मुझे घर छोड़ने के लिए आ रहा था तो बीच में किसी ने उस पर अटैक किया और उसे जान से मार दिया। ये सुनते ही चौधरी साहब एकदम से हैरान हो गए। क्या नरेश सिंह के आदमी पर किसी ने अटैक किया? चौधरी साहब ने शिवा की तरफ देखा। शिवा भी हैरान था। शिवा ने चौधरी साहब से कहा, इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है कि नरेश सिंह के आदमी पर हमला करे? यह तो किसी के बस की बात नहीं है। चौधरी साहब ने राजू से पूछा, तुमने नरेश सिंह को ये बात बताई? राजू ने कहा, मैंने बताई है चौधरी साहब, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे ही उसके आदमी का कातिल समझ रहा है। मुझे नहीं लगता नरेश सिंह को मेरे ऊपर यकीन है। मैं जानता था कि वो अपने आदमी भेजकर मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा, इसीलिए मैं सबसे पहले घर पहुंचकर अपनी माँ को लेकर यहाँ चला आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं चौधरी साहब? चौधरी साहब राजू की आंखों में वो घबराहट देख सकते थे, लेकिन उनके साथ मजबूरी भी यही थी कि अगर वो राजू को प्रोटेक्शन देते हैं तो नरेश सिंह से उन्हें उलझना पड़ेगा। चौधरी साहब ये बात समझ तो रहे थे, लेकिन वो फिर भी राजू की मदद करना चाहते थे, क्योंकि राजू ने एक तरह से उन्हें जीवन दान दिया था, भले ही एक सीमित समय के लिए दिया था, लेकिन इस बात को चौधरी साहब नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। हालांकि शिवा ने आगे बढ़कर चौधरी साहब के कान में ये कहना चाहा कि उन्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, लेकिन चौधरी साहब के एक्सप्रेशन को देखते ही शिवा समझ गया कि उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। चौधरी साहब ने अपना मन बना लिया था। यहाँ दूसरी तरफ नरेश सिंह राजू के घर पर पहुंचा। नरेश सिंह के आदमियों की गाड़ी जैसे ही राजू के घर के सामने लगी, आसपास के पड़ोसी भी निकल कर देखने लगे कि आखिर अचानक से राजू के घर के सामने इतनी सारी गाड़ियों में भर भर के लोग क्यों आए। वो सारे लोग बड़े ही लंबे चौड़े और खतरनाक किस्म के लग रहे थे। नरेश सिंह अपनी गाड़ी से उतरा और राजू के घर के अंदर गया। वहां कोई नहीं था। नरेश सिंह के आदमी ने कहा, सर वो हमारे यहाँ आने से पहले ही अपनी माँ को लेकर निकल गया होगा। नरेश सिंह राजू के घर को चारों तरफ से देख रहा था और फिर उसने अपने आदमी से कहा, घर को जला दो। जी सर। नरेश सिंह के आदमी ने बस इतना ही कहा और अपनी गाड़ी से वो लोग मिट्टी का तेल ले आए और पूरे घर में छिड़कने लगे। लेकिन ठीक तभी नरेश सिंह के फोन पर एक कॉल आने लगी। ये कॉल चौधरी साहब की थी। नरेश सिंह ने फोन उठाया। राजू आपके पास है?
नरेश सिंह ने कॉल रिसीव करते ही पूछा, क्योंकि वो जानता था कि राजू और कहीं नहीं जा सकता था। घर जलाने के बाद नरेश सिंह राजू को ढूंढने के लिए चौधरी साहब के बंगले पर ही जाने वाला था। दूसरी तरफ से चौधरी साहब ने फोन पर कहा, नरेश जी, एक बार हमारे पास आ जाइए, बैठकर बात कर लेते हैं। शायद जो कुछ भी गलत फहमी हो गई है, हो सकता है वो सब दूर हो जाए। नरेश सिंह ने कहा, चौधरी साहब, मैं वहां पर आना नहीं चाहता। पता नहीं क्यों मुझे खुद पर भरोसा नहीं होता। मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता। आप तो समझते हैं। आप उस लड़के को मेरे पास भेज दीजिए, क्यों खामखा हम लोग आपस में उलझे। चौधरी साहब ने कहा, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच अगर कुछ खराब हुआ तो हथियार मुझे ही आपके सामने डालने पड़ेंगे और घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन नरेश जी, इतना तो आप भी जानते हैं कि थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचाने की कुव्वत मैं भी रखता हूँ। इसीलिए मैंने दोस्त बनकर आपसे बात करने की कोशिश की है। मेहरबानी करके दोस्त की तरह बात करें। आप मेरे पास आइए, सारी गलतफहमी दूर होगी। नरेश सिंह को गुस्सा आने लगा और उसने कहा, चौधरी साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। उस लड़के ने मेरे बहुत ही खास आदमी को मारा है। जसप्रीत मेरे लिए कितना जरूरी आदमी था, ये बात आप भी जानते हैं। चौधरी साहब ने जवाब दिया, राजू मेरे सामने बैठा है और इसका कहना है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा यकीन मानिए नरेश जी, मैं इंसान के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। ये लड़का क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप भी जान जाएंगे कि ये झूठ नहीं बोलता। आप एक बार आकर बात तो कीजिए। नरेश सिंह काफी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, आ रहा हूं मैं। नरेश सिंह अपने पूरे लश्कर के साथ चौधरी साहब के बंगले पर पहुंचा, लेकिन मेन गेट पर ही चौधरी साहब के सिक्योरिटी इंचार्ज ने नरेश सिंह की गाड़ी रुकवा दी। सिक्योरिटी इंचार्ज नरेश सिंह की गाड़ी के पास आया और उसने झुककर नरेश सिंह के चेहरे को देखा ताकि वो कंफर्म कर सके कि ये कोई और नहीं। सिक्योरिटी इंचार्ज को अंदर से इन्फॉर्म कर दिया गया था कि थोड़ी ही देर में नरेश सिंह वहां पर आने वाला था। चौधरी साहब ने अपने बंगले पर सिक्योरिटी बहुत अच्छे से टाइट कर ली थी, क्योंकि वो जानते थे कि नरेश सिंह वहां पर एक दो लोगों के साथ तो नहीं आने वाला। वो अपने पूरे झुंड के साथ आएगा और मामला खराब होने पर नौबत बद से बदतर हो सकती है। गोलियों की बौछार हो सकती है और उस घमासान में ये बात तो तय थी कि चौधरी साहब और उनके सारे लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन शिवा ने भी चौधरी साहब को ये यकीन दिलाया था कि मरते मरते भी वो नरेश सिंह के आधे से ज्यादा लोगों को खत्म कर देगा, और अगर हो पाया तो वो खुद ही नरेश सिंह को भी मौत के घाट उतार देगा। हालांकि यह कहना बहुत आसान था, लेकिन करना लगभग नामुमकिन। उस सिक्योरिटी इंचार्ज ने नरेश सिंह को देखते ही मेन गेट की तरफ खड़े गार्ड को इशारा किया कि गेट खोल दे। दरवाजा फौरन खुल गया, लेकिन नरेश सिंह का ईगो हर्ट हो गया था। उसने अपने ड्राइवर से बोला, गाड़ी यहीं रोको। नरेश सिंह अपनी गाड़ी से उतरा। सिक्योरिटी इंचार्ज थोड़ा सहम गया। आखिर ऐसी क्या बात होगी, उसने अपने मन में कहा। यहाँ नरेश सिंह गाड़ी से उतर रहा है, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा। नरेश सिंह ने सिक्योरिटी इंचार्ज के गाल पर एक करारा थप्पड़ लगा दिया। सिक्योरिटी इंचार्ज एकदम से सहम गया, उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल पाई। नरेश सिंह ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरे साथ तुझे इतने सारे लोग नहीं दिखाई दिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी रुकवाने की? सिक्योरिटी इंचार्ज ने नरेश सिंह का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी नजरें नीची कर ली, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि नरेश सिंह कितना पावरफुल था। और चौधरी साहब ने भी अपने सारे आदमियों को बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि नरेश सिंह चाहे कुछ भी करे, किसी से इतनी भी बदतमीजी करे या खुद को बहुत बड़ा डॉन दिखाने की कोशिश करे, लेकिन कोई भी उससे उलझेगा नहीं और उसके ईगो को हर्ट करने की कोशिश भी नहीं करेगा। नरेश सिंह दोबारा अपने गाड़ी में बैठा और गाड़ी बंगलों के मेन गेट से होते हुए सीधा चौधरी साहब के बंगलों के करीब जाकर रुकी। नरेश सिंह अपनी गाड़ी से उतरा और बंगलों के अंदर गया। नरेश सिंह ने देखा कि वहां पर सिर्फ चौधरी साहब और शिवा मौजूद थे। राजू और उसकी माँ का कोई नामो निशान नहीं था। नरेश सिंह ने चौधरी साहब से कहा, कहाँ है वो? चौधरी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा घबराया हुआ है, आपके सामने आने से डर रहा है, लेकिन मैं उसे अभी बुला देता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, आप पहले बैठ जाइए। नरेश सिंह चुपचाप खड़ा रहा और अपने आसपास देखने लगा, कहीं इसमें चौधरी की कोई चाल तो नहीं। जब नरेश सिंह ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमा ली तो फिर चौधरी साहब ने कहा, अगर आपको तसल्ली हो गई हो तो तशरीफ रखिए। चौधरी साहब के चेहरे पर किसी तरह की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन उसके बगल में खड़ा शिवा पूरी तरह से घबराया हुआ था और
वो नरेश सिंह और उसके आदमियों के बाल बराबर की मूवमेंट भी बड़ी बारीकी से नाप रहा था। अगर उनमें से किसी ने भी चौधरी साहब को नुकसान पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश की तो शिवा उसी वक्त अपने आदमियों को इशारा करने के लिए तैयार था और शिवा की गोली का निशाना सिर्फ और सिर्फ नरेश सिंह के लिए लगने वाला था। नरेश सिंह आखिरकार सोफे पर बैठ गए। चौधरी साहब भी नरेश सिंह के सामने आराम से सोफे पर बैठ गए। एक सर्वेंट ने वहां पर पानी लाकर रखा। नरेश सिंह ने रूखे अंदाज में कहा, मैं यहाँ चाय पानी के लिए नहीं आया हूँ। वो लड़का कहाँ है चौधरी साहब? उस लड़के को मेरे हवाले कर दो। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे वही लड़का चाहिए। हम लोगों के बीच भी कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों की मैं कदर करता हूँ। इसीलिए मैं तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। चौधरी साहब ने राजू को आवाज लगाई, राजू बाहर आ जाओ। राजू पास के एक कमरे से बाहर आया और उसने नरेश सिंह के सारे आदमियों को देखा और फिर नरेश सिंह की आंखों में देखा। राजू समझ रहा था कि नरेश सिंह अपने मन ही मन में उसे मारने का पूरा फैसला करके आया था। राजू जानता था कि वो नरेश सिंह के सामने चाहे कितनी भी मिन्नतें कर लें, कितना भी हाथ पैर जोड़ ले, लेकिन नरेश सिंह अपना फैसला कर चुका था। इसलिए राजू ने पहले से ही अपने दिमाग में सोच लिया था कि उसे नरेश सिंह से किस बारे में बात करनी है। उसने सबसे पहले नरेश सिंह से यही कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझे मारने आए हैं और इस वक्त मैं आपसे चाहे जो भी कह लूं उसका कोई फायदा नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि चौधरी साहब भी शायद आपको रोक ना सके, लेकिन मैं चौधरी साहब के पास इसीलिए आया हूं ताकि मैं कम से कम आपसे अपनी बात कह सकूं, क्योंकि अगर मैं उस वक्त आपके सामने आ जाता तो आप मेरी बात सुने बिना ही मुझे गोली मार देते, क्योंकि आपके बात करने के तरीके से मैं समझ गया था कि आप मेरी सुनने नहीं वाले। नरेश सिंह ने कहा, क्या सुनना है तुझे? सुना, जो कुछ भी सुनाना है। तेरे पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। राजू ने कहा, टाइम का तो मुझे नहीं पता, मैं बस इतना कहूंगा कि अगर सच में मुझे आपसे उलझना होता तो मैं आपके आदमी को नहीं मारता, मैं सबसे पहले आपको ही मारने की सोचता। जैसे ही राजू ने ये बात कही, अचानक से नरेश सिंह के सारे आदमियों ने अपनी अपनी गन राजू की तरफ पॉइंट कर दी। ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही राजू को गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। चौधरी साहब भी फौरन सोफे से खड़े हो गए। शिवा भी एकदम से पोजीशन ले चुका था कि कब से उसे गोली चलानी है। चौधरी साहब ने कहा, नरेश जी, इसकी बात पूरी सुन लीजिए। नरेश सिंह ने अपना हाथ उठाकर अपने आदमियों को इशारा किया कि वो सब शांत रहें और फिर नरेश सिंह ने राजू से कहा, अपनी बात पूरी करो। फिर राजू ने कहा, मेरा आपको मारने का कोई इरादा नहीं है और ना ही मैं आपसे किसी तरह की दुश्मनी मोल लेने का सोच सकता हूँ। मैंने ऐसी बात सिर्फ आपको इसीलिए कही ताकि आपको यकीन हो कि आपके आदमी को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है। वो जो कोई भी था, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। हो सकता है आपका कोई दुश्मन हो और ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि मैं उस वक्त आपके आदमी के साथ था। नरेश सिंह ने जवाब दिया, इस शहर में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे दुश्मनी लेने की बेवकूफी करेगा। राजू ने कहा, हो सकता है इस शहर के बाहर का कोई होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मैं नहीं हूँ सर। मेरा यकीन मानिए, मैं एक मामूली सा स्टूडेंट हूँ जिसकी पढ़ाई अभी पूरी भी नहीं हुई है। बड़ी मुश्किल से एक रेगुलर कोटा में मुझे डॉक्टर बनने का मौका मिला है और मेरी एक माँ है जिसका मैं ख्याल रखता हूँ। लेडी सुष्मिता मैडम की बात तो उनके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो बस मेरी सीनियर है और मैं उनका जूनियर हूँ। नरेश सिंह कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने पूछा, तुमने उस आदमी का हुलिया भी नहीं देखा जिसने जसप्रीत को मारा? राजू ने कहा, आप मैंने उस आदमी को नहीं देखा। राजू की ये बात सुनते ही नरेश सिंह हंसने लगा और फिर उसने कहा, ये बहुत सही है, तुमने किया भी नहीं और तुमने देखा भी नहीं, और वो आदमी जिसने जसप्रीत को मारा वो किसी भूत की तरह गायब हो गया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लूं। राजू ने जवाब दिया, मैं आपको कुछ भी यकीन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं उस आदमी को ढूंढ निकालूंगा जिसने आपके आदमी को मारा है। ये सुनते ही अब नरेश सिंह थोड़ा नॉर्मल होने लगा, क्योंकि राजू ने उसके सामने एक ऑफर रखा था जिसमें लॉजिक था। अगर सचमुच राजू ऐसे किसी आदमी को लाकर खड़ा कर देता है जो कहे कि उसने जसप्रीत को मारा है, तो फिर नरेश उससे ये भी पता लगा सकता है कि ऐसी साजिश आखिर किसने की। नरेश सिंह ये सोचने लगा कि हो सकता है राजू सच कह रहा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर नरेश सिंह को लगने लगा कि जरूर उसका कोई दुश्मन बन चुका है। नरेश सिंह किसी तरह का कोई
चांस नहीं लेना चाहता था, चाहे राजू सच कह रहा हो या झूठ। लेकिन फिलहाल के लिए वो राजू को मारकर इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करना चाहता था। इसलिए नरेश सिंह ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें टाइम दिया, उस आदमी का पता लगाओ और मेरे सामने लेकर आओ जिसने भी जसप्रीत को मारा है, वरना मैं यही मानकर चलूंगा कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है और इसका अंजाम तुम जानते हो। ये कहकर नरेश सिंह वहां से उठा और अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। जैसे ही नरेश सिंह वहां से गया, चौधरी साहब ने राजू से पूछा, बरखुरदार, तुमने नरेश सिंह से ये क्या वादा कर दिया? तुम सच में उस कातिल को ढूंढ कर निकालोगे जिसने उसके आदमी को मारा है? राजू ने कहा, जी हाँ चौधरी साहब, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो आपके सामने मुझे जान से मारने वाला था, ये बात आप भी जानते हैं। वो अपना मन बना कर आया था, इसीलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। ठीक तभी शिवा ने कहा, लेकिन उसको ढूंढोगे कैसे? अभी तुमने ही तो कहा कि उसने हेलमेट पहना हुआ था और तुमने उसका चेहरा नहीं देखा। शिवा और चौधरी साहब के सामने तो राजू सोचने का नाटक करने लगा और अपनी शक्ल ऐसे बनाने लगा जैसे उसे बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन अपने मन में ही उसने अंगूठी से बात कर ली थी और अंगूठी ने राजू को बता दिया था कि वो उस आदमी को ढूंढने में राजू की मदद करेगी। राजू जानता था कि अगर अंगूठी उसका साथ देगी तो वो किसी ना किसी तरीके से उस आदमी को ढूंढ निकालेगा जिसने नरेश सिंह के आदमी को मारा था। चौधरी साहब ने एक गहरी सांस ली और फिर राजू से कहा, ठीक है राजू, अगर तुमने ये बेड़ा उठा ही लिया है तो कोई बात नहीं। अगर मेरी तरफ से कोई मदद हो सकती हो तो तुम बताओ। राजू ने कहा, अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर बताऊंगा चौधरी साहब। फिलहाल तो आपने जिस तरीके से मुझे और मेरी माँ को बचाया, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चौधरी साहब ने कहा, ऐसा मत कहो, तुमने भी मेरी जान बचाई है राजू। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हिसाब बराबर हुआ, लेकिन जिंदगी और मौत के मामले में इंसान क्या ही हिसाब कर सकता है। यहाँ तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। राजू अब दिल से चौधरी साहब की मदद करना चाहता था। चौधरी साहब ने बड़ी मुश्किल वक्त में राजू की मदद की थी। राजू अपने लिए उतना ज्यादा फिक्रमंद नहीं था, लेकिन जिस तरह से राजू अपनी माँ को चौधरी साहब के यहाँ लेकर आया था और चौधरी साहब के बंगले के अंदर आते ही राजू को ये लगने लगा था कि अब उसकी माँ सुरक्षित है, उसके बाद से ही राजू के दिल में चौधरी साहब की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। चौधरी साहब ने राजू से कहा, माताजी कैसी हैं आपकी? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, सर वो अंदर कमरे में सो रही हैं, मैंने उन्हें नींद की गोली दे दी है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। चौधरी साहब ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, तुम भी जाकर आराम से सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह निकल जाना। राजू ने जवाब दिया, शुक्रिया चौधरी साहब, लेकिन अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अभी निकलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे उस आदमी को ढूंढना है। ये सुनकर चौधरी साहब थोड़ा हैरान थे और सोचने लगे कि इतनी रात को राजू उस आदमी को ढूंढने कहाँ जाएगा। चौधरी साहब को नहीं पता था कि राजू दरअसल अपनी अंगूठी की वजह से इतना परेशान था। उसकी अंगूठी ने राजू